हिस्ट्री मैन गंगा का एपिसोड्स का डेली एपिसोड अब आएंगे, डेली का डेली फ्री में एपिसोड इसी चैनल पे आएंगे, ऐसे ही आएंगे। और लाइव स्ट्रीम का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आपको इसके आगे के एपिसोड्स मिल जाएंगे। दूसरे चैनल पे लाइव स्ट्रीम हुआ करेगा डेली का, वहाँ पर आप लोग सुन सकते हो। इसके बाद आरव, रेड विच, रणबीर और बाकी सभी लोग साथ में आगे बढ़ गए। रेड विच ने पूछा, अब पहले कहाँ चलना है? आरव ने थोड़ा सोचकर कहा, पहले कोई जगह ढूंढकर मैं एकांत में इमॉर्टल ड्यू को रिफाइन करूंगा, फिर निकलकर नेटिव्स का सफाया करेंगे। ठीक है, रेड विच ने तुरंत सहमति जताई। असल में उसके मन में भी यही विचार था। अभी अभी इतना बड़ा अवसर मिला था, इसलिए उसे तुरंत अब्जॉर्ब करके अपनी ताकत बढ़ाना ही सबसे ज़रूरी था। पहले आरव की टीम में मुश्किल से 10-12 लोग थे, लेकिन अब उनका काफिला बहुत भव्य और डरावना लग रहा था। इसकी वजह आरव या रेड विच नहीं थे, बल्कि उनके साथ घसीटे जा रहे 3 कैदी, स्वॉलोइंग एलिफेंट, बुल डेमन किंग और क्रोकोडाइल डेजर्ट थे। तीनों अपने असली रूप में थे और अब सबके माउंट्स बने हुए थे। जरा सा भी विरोध करते ही जयंत उन्हें बेरहमी से यातना देता था। अब तो उन्हें आरव से भी ज्यादा डर जयंत से लगने लगा था। सबके मन में यही था कि यह इंसान आरव से भी ज्यादा खतरनाक है। बुल डेमन किंग की हालत सबसे खराब थी। उसकी दोनों पिछली टांगें जा चुकी थीं और प्राइमोर्डियल स्पिरिट सील होने के कारण वह उन्हें वापस भी नहीं ला सकता था। स्वॉलोइंग एलिफेंट की सूंड कट चुकी थी, इसलिए वह भी जल्दी रिकवर नहीं कर सकता था। क्रोकोडाइल डेजर्ट तो बस अपने आगे के पंजों के सहारे जमीन पर घिसटता हुआ चल रहा था। उधर आरव और बाकी लोगों के जाने के बाद जहां अभी इमॉर्टल का अवसर प्रकट हुआ था, वहां जमीन पर जमा खून से एक लाल छाया धीरे धीरे बनने लगी। वो छाया धीरे धीरे लिटिल डेमन लॉर्ड यैम के रूप में बदल गई। उसने दांत पीसते हुए कहा, धत, वो और भी ताकतवर हो गया और आरव के जाने की दिशा में घूरने लगा। फिर एक झटके के साथ वह रक्तछाया गायब हो गई। हजारों मील दूर लिटिल डेमन लॉर्ड ने अचानक आंखें खोल दीं। यह उसकी एक खास टेक्निक थी जिससे वह दूर से सब कुछ देख सकता था। वह पहले से ही अमूवेबल इमॉर्टल के स्थान पर नजर रखे हुए था। उसकी योजना थी कि अगर आरव वहां नहीं पहुंचा तो वह खुद इस अवसर को हासिल करेगा। उसकी ताकत थोड़ी गिर चुकी थी, लेकिन वह किसी भी समय ट्रिब्यूलेशन रेल्म के तीसरे स्तर में ब्रेक थ्रू कर सकता था। अगर सिर्फ बुल डेमन किंग वहां होता तो वह उसे आसानी से हरा सकता था और अमूवेबल इमॉर्टल को लेकर अपनी ताकत और बढ़ा सकता था। लेकिन अब सारी योजनाएं टूट चुकी थीं। धत, यैम ने दांत भींचते हुए कहा, पहले तीसरे स्तर में ब्रेक थ्रू करता हूं, फिर नया प्लान बनाऊंगा। सीक्रेट रेल्म के अंदर अभी भी 2 बड़े अवसर बचे थे, क्रिम्सन स्काई डेमन फ्लेम और स्काई सपोर्टिंग लीफ, और दोनों ही बेहद कीमती थे। लिटिल डेमन लॉर्ड ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि आरव यूं ही और ताकतवर होता जाए। उधर सियो लोधी भी पूरी तरह रिकवर हो चुका था। उसकी दूसरी भुजा भी वापस आ गई थी और उसकी ताकत पहले से भी ज्यादा हो गई थी। उसने दांत पीसते हुए कहा, अच्छा हुआ मैंने फीनिक्स ब्लड ट्री के कुछ फल पहले ही अपने शरीर में छिपा लिए थे, नहीं तो हालात पलटना मुश्किल था। उन फलों की वजह से उसने न सिर्फ अपने घाव भरे बल्कि ट्रिब्यूलेशन रेल्म के मिड स्टेज तक पहुंच गया। अब उसे पूरा भरोसा था कि वह आरव को हरा सकता है। बस इंतजार कर, मैं तुझे राख बना दूंगा। उधर एक और जगह भयंकर लावा से भरे क्षेत्र में राजेश लावा में डूबा हुआ था। उसके शरीर से निकलने वाली गर्मी लावा से भी ज्यादा थी। ये 5वां लावा पूल है। मेरा शरीर लगभग रिकवर हो गया, कुछ और के बाद मैं पूरी तरह पीक पर लौट आऊंगा। आरव, इंतजार कर। उसका रीडिकॉन डिवाइन बॉडी उसे आग की ऊर्जा से नया शरीर बनाने की क्षमता देता था। तीनों बड़े प्रोडिजी राजेश, सियो लोधी और लिटिल डेमन लॉर्ड अब आरव को मारने के लिए पूरी तरह दृढ़ थे। उनकी नज़र में आरव का मरना तय था। इधर आरव और उसकी टीम एक गुफा में पहुंची। उसने तीनों कैदियों स्वॉलोइंग एलिफेंट, क्रोकोडाइल डेजर्ट और बुल डेमन किंग पर और भी सील्स लगा दिए ताकि वे ट्रबल न करें। फिर उसने जयंत और बाकी लोगों को कहा, इन तीनों का ध्यान रखना। इसके बाद वह रेड विच से अलग होकर खुद एकांत में बैठ गया। गुफा के अंदर उसने इमॉर्टल ड्यू का बचा हुआ हिस्सा निकाला और मुस्कुराया। कमाल की चीज है, उसमें अपार ऊर्जा भरी हुई थी। वो अभी भी छटपटा रहा था, लेकिन आरव के हाथों में उसकी कोई औकात नहीं थी। आरव ने आंखें बंद की और उसे अब्जॉर्ब करना शुरू किया। धीरे धीरे काली रोशनी उसके शरीर में समाने लगी और उसके शरीर के चारों ओर सुनहरी चमक फैल गई। उसकी नसें और मांसपेशियां लगातार मजबूत होती जा रही थीं। पहले ही उसका शरीर बेहद शक्तिशाली था, लेकिन अब यह और भी खतरनाक बन रहा था।
उधर दूसरी तरफ एक और गुफा में समृद्धि भी बैठी थी। वो मुस्कुरा रही थी और इमॉर्टल स्टेम को देख रही थी। वह बुरा नहीं है और उसके पास फीनिक्स ब्लड भी है। अगर मैं उसके साथ बार बार कल्टिवेट करूं तो मेरी ताकत बहुत बढ़ सकती है। वो खुद से ही खुश थी, भले ही मान नहीं रही थी। फिर उसने भी उसे रिफाइन करना शुरू कर दिया। 3 दिन बाद आरव ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। उसके हाथ में इमॉर्टल ड्यू अब सूख चुका था। उसने गर्दन हिलाई, हड्डियों से क्रैकिंग की आवाज़ आई। वाह कमाल है, अब उसकी ताकत पहले से कई गुना ज़्यादा थी, खासकर उसका फिजिकल स्ट्रेंथ। उसने हवा में एक मुक्का मारा और गुफा लगभग टूट गई। अब नेटिव्स का सफाया करना है और अगली अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार। अगला लक्ष्य था क्रिम्सन स्काई डेमन फ्लेम। यह एक बेहद दुर्लभ अग्नि थी जो फायर टाइप कल्टिवेटर्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद थी। यह वही चीज़ थी जिसे राजेश सबसे ज़्यादा चाहता था। आरव ने सोचा, देखते हैं वह वहाँ आता है या नहीं। उसे महसूस हो रहा था कि राजेश इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं है। अगर आया तो सीधा दबा दूंगा, ये सोचकर वह गुफा से बाहर निकल गया। उसे देखते ही रणबीर, जयंत और बाकी लोग दौड़कर आ गए। तीनों कैदी कांप रहे थे लेकिन अब थोड़े शांत थे क्योंकि जयंत ने उन्हें कुछ समय के लिए छोड़ रखा था। आरव ने रेड विच की गुफा की ओर देखा, वह अभी भी बाहर नहीं आई थी। एक दिन बाद रेड विच भी बाहर आए। उसकी कल्टिवेशन तो वही थी लेकिन उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़ गई थी। वह हल्के कदमों से आरव के पास आई। चलें। आरव मुस्कुराया, चलो। और पूरी टीम फिर आगे बढ़ गई। अब उनका लक्ष्य साफ था, नेटिव्स को मारना और हेवनली ब्लड पूल के कोटा को बढ़ाना। आरव को शक था कि जय और मुखबीर भी यही कर रहे होंगे। और सच में ऐसा ही हुआ। खासकर मुखबीर, जो आरव से मिली बेइज्जती का गुस्सा निकाल रहा था, वह नेटिव्स पर टूट पड़ा था, यहाँ तक कि डीमंस को भी नहीं छोड़ रहा था। कितना घृणित इंसान, कितने धोखेबाज हैं। डेमन स्टार अबिस बेहद गुस्से में था। भले ही बुल डेमन किंग का मांस बहुत स्वादिष्ट था लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी पड़ी। वह अंदर ही अंदर जल रहा था लेकिन उसके पास कुछ भी करने का कोई तरीका नहीं था। वह जानता था कि वह सामने वाले जितना शक्तिशाली नहीं है, इसलिए चाहे जितना भी गुस्सा करे स्थिति बदल नहीं सकती। उधर जय मानव जाति का नेतृत्व करते हुए लगातार स्थानीय जीवों का संहार कर रहा था। अब इन लोगों की कुल शक्ति पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। उन्होंने पहले एलिफेंट्स वॉलोइंग बीस्ट का मांस खाया, फिर बुल डेमन किंग और क्रोकोडाइल डेजर्ट का मांस भी। ऐसी स्थिति में उनका ताकतवर न बनना लगभग नामुमकिन था। 3 दिन बाद लिटिल डेमन लॉर्ड ने अपनी साधना की बाधा को तोड़ते हुए ट्रिब्यूलेशन रेल्म के तीसरे स्तर के प्रारंभिक चरण में प्रवेश कर लिया। उसके पास कई छुपे हुए उपाय और अंतिम हथियार थे जिससे उसे विश्वास था कि अगर वह आरव से दोबारा टकराए तो कम से कम अपनी जान बचाकर निकल सकता है। पिछली बार जब उसका आरव से सामना हुआ था तब वह न केवल घायल हो गया था बल्कि उसके सारे जीवन रक्षक उपाय भी खत्म हो गए थे और वह पूरी तरह आरव के दबाव में आ गया था। उसने ठंडे स्वर में कहा, मुझे पहले सहयोगी ढूंढने होंगे वरना मैं अकेले आरव का सामना नहीं कर सकता। वह अपनी क्षमता को अच्छी तरह जानता था। आरव से सीधे लड़ना उसके लिए असंभव था। उसने सोचा, बुल डेमन किंग को पहले ही दबा दिया गया है, अब केवल राजेश और वह डरपोक लिटिल लोधी ही बचे हैं जो मदद कर सकते हैं। इतना कहकर लिटिल डेमन लॉर्ड प्रकाश की एक किरण में बदलकर दूर चला गया। जैसे ही चरण का नाम आता उसका गुस्सा और बढ़ जाता। वह कमीना केवल अपनी जान बचाने की सोचता था और उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करता था। लिटिल डेमन लॉर्ड बुदबुदाया, राजेश कहाँ होगा? वह जानता था कि राजेश भी हेवनली प्राइड रैंकिंग का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है और साधारण नहीं है। उसने अंदाज़ा लगाया कि राजेश, जिसका क्रिम्सन सन डिवाइन बॉडी आग तत्व से जुड़ा है, जरूर किसी ऐसे स्थान पर छिपा होगा जहां अग्नि तत्व की शक्ति प्रचुर मात्रा में हो और वहीं अपनी ताकत पुनः प्राप्त कर रहा होगा। ये सोचकर वह गुप्त क्षेत्र के भीतर विभिन्न अग्नि तत्व वाले स्थानों की ओर उड़ने लगा। इस गुप्त क्षेत्र के अंदर स्थानीय जीव लगातार मर रहे थे। आज मरने वालों की संख्या तो इतनी ज़्यादा थी कि उसका अनुमान लगाना भी मुश्किल था। कुछ शक्तिशाली जनजातियों ने विरोध करने की कोशिश की लेकिन वह पूरी तरह बेकार साबित हुआ। अगर वे बाहर से आए किसी सामान्य प्रतिभाशाली व्यक्ति से टकराते तो शायद कुछ कर पाते, लेकिन जैसे ही हेवनली प्राइड रैंकिंग के असली प्रतिभाशाली लोग सामने आते वे बिल्कुल असहाय हो जाते। आखिरकार यहाँ की अधिकतम शक्ति सीमा रेल्म ऑफ कंट्रोलिंग कॉल्ड्रंस तक ही थी। ये गुप्त क्षेत्र कोशा के लोगों के लिए भले एक अवसर था लेकिन यहाँ के मूल निवासियों के लिए यही उनका पूरा संसार था। आरव और क्रिम्सन विच दोनों के हाथ अनगिनत खून से रंग चुके थे। यहाँ तक कि आरव खुद भी भूल चुका था कि उसने कितने दानवों को मारा है। बस इतना कहा जा सकता था कि यह संख्या बेहद विशाल और डरावनी थी।
लगातार 7 दिनों तक आरव केवल हत्या में ही लगा रहा। क्रिम्सन विच ने अपनी आकर्षक मुस्कान के साथ कहा, चलो अब क्रिम्सन स्काई डेमन फ्लेम का अवसर शुरू होने वाला है। वह बुल डेमन किंग की बहुत आभारी थी। उसके शरीर के कुछ हिस्से वास्तव में बहुत उपयोगी साबित हुए थे। उसने क्रोकोडाइल डेजर्ट के बारे में भी सोचा था, लेकिन अफसोस कि उसके पास वैसा कुछ नहीं था, इसलिए वो बच गया। आरव मुस्कुराया और बोला, ठीक है, और फिर वो रेड विच के मार्गदर्शन में आगे बढ़ गया। उधर एक लगभग सूख चुके लावा क्षेत्र में राजेश हवा में खड़े लिटिल डेमन लॉर्ड को देखते हुए बोला, तुम गठबंधन करना चाहते हो? लिटिल डेमन लॉर्ड ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ आरव अब बहुत शक्तिशाली हो चुका है। अगर हमने उसे खत्म नहीं किया तो इस गुप्त क्षेत्र में कोई अवसर हासिल करना तो दूर जीवित रहना भी मुश्किल हो जाएगा। कुछ देर सोचने के बाद राजेश ने हामी भर दी। हालांकि वह खुद इस क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था, लेकिन आरव से निपटने के लिए एक सहयोगी होना बुरा नहीं था। उसके मन में केवल एक ही विचार था, आरव को मारना। अगर गठबंधन से काम आसान हो जाता है तो यह और भी अच्छा है। लिटिल डेमन लॉर्ड बोला, बहुत अच्छा, चलो पहले क्रिम्सन स्पिरिट ड्रैगन को ढूंढते हैं, फिर साथ में आगे बढ़ेंगे। राजेश ने सिर हिलाते हुए कहा, उसे ढूंढने की जरूरत नहीं। इस बार मैं उसे कम नहीं आंकूंगा। और अब तुम भी ट्रिब्यूलेशन रेल्म के तीसरे स्तर पर पहुंच चुके हो, वह हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। वह काफी आत्मविश्वासी था। लेकिन लिटिल डेमन लॉर्ड ने चेतावनी दी, लापरवाही मत करो, उसकी ताकत भी बड़ी है और उसे इमॉर्टल रूट मिल चुका है। उसने विस्तार से बताया कि कैसे आरव ने आसानी से बुल डेमन किंग को दबा दिया और अमूवेबल इमॉर्टल की शक्ति प्राप्त कर ली। ये सुनकर राजेश चौंक गया और गुस्से में बोला, इमॉर्टल्स डैगर, धिक्कार है, उसे सच में मिल गया। और वह बेवकूफ़ बुल डेमन किंग चाहे कितना भी मजबूत हो जाए रहेगा तो मूर्ख ही। अब उसे भी एहसास हो गया था कि आरव कितना खतरनाक हो चुका है। वह मन ही मन खुश था कि यैम, लिटिल डेमन लॉर्ड, उसे ढूंढने आया, वरना अगर वह अकेले आरव से भिड़ता तो परिणाम बेहद खतरनाक हो सकता था। अंत में लिटिल डेमन लॉर्ड बोला, चलो पहले लिटिल लोधी को ढूंढते हैं, फिर आगे की योजना बनाएंगे। राजेश ने पूछा, क्या तुम उसे ढूंढ सकते हो? इस पर लिटिल डेमन लॉर्ड हल्का मुस्कुराया और बोला, मेरे पास तरीका है। लेकिन उसने विस्तार से कुछ नहीं बताया। इसके बाद दोनों वहां से निकल पड़े। हेवनली डिवाइन कॉन्टिनेंट में डेमन लॉर्ड एक बेमिसाल शक्तिशाली अस्तित्व था। बात सिर्फ उसके स्तर या ताकत की नहीं थी, बल्कि उसके तरीके बेहद अजीब और रहस्यमय थे। डेमन लॉर्ड के अपने बेटे होने के नाते याम को स्वाभाविक रूप से उसकी व्यक्तिगत शिक्षा मिली थी। जब याम की लड़ाई चरण से हुई थी तब उसने चुपके से उसके शरीर पर कुछ निशान छोड़ दिए थे। अगर दोनों बहुत ज़्यादा दूर न हो तो याम उन निशानों को महसूस कर सकता था। लिटिल डेमन लॉर्ड और राजेश साथ में निकल पड़े। एक दिन बाद वे चरण के सामने आ पहुंचे। चरण ने उन्हें देखकर पूछा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? लेकिन उसने यम की ओर देखने से बचा, क्योंकि पहले वह उसे छोड़कर भाग गया था। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या यम राजेश को साथ लेकर उसे मारने आया है? वो मन ही मन तैयार हो गया, अगर हमला हुआ तो तुरंत भाग जाएगा। राजेश इस समय ट्रिब्यूलेशन रेल्म के तीसरे स्तर के चरम पर था, जबकि लिटिल डेमन लॉर्ड भी तीसरे स्तर के प्रारंभिक चरण में पहुंच चुका था। चरण की ताकत भी बढ़कर तीसरे स्तर के मध्य चरण तक पहुंच चुकी थी, लेकिन अगर उसे एक साथ दोनों से लड़ना पड़े तो उसके पास अभी इतनी क्षमता नहीं थी। यम ने शांत स्वर में कहा, चिंता मत करो, मैं तुमसे हिसाब चुकता करने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें साथ लेकर बदला लेने आया हूं। चरण चौंक गया, साथ मिलकर बदला। यम की आंखों में ठंडक थी। हाँ, उस इंसान आरव को मारेंगे। जब यम को पकड़ा गया था तब उसे दिन रात मारपीट और यातना झेलनी पड़ी थी। उसकी हालत चरण से भी ज्यादा खराब हुई थी। आरव का नाम सुनते ही चरण की आंखों में भी क्रूर चमक आ गई। उधर आरव को इन सब घटनाओं का कोई अंदाजा नहीं था। वह क्रिम्सन विच के साथ क्रिम्सन स्काई डेमन फ्लेम की ओर बढ़ रहा था। रास्ते में क्रिम्सन विच ने उसे इस अवसर के बारे में बताया, अगर आरव इसे हासिल कर ले तो उसकी अजूर फ्लेम टेक्निक और भी ज्यादा भयानक हो जाएगी। आरव ने पूछा, और कितना समय लगेगा? क्रिम्सन विच ने जवाब दिया, लगभग 2 दिन और। आरव ने सिर हिलाया और वे आगे बढ़ते रहे। आरव के नजरिए से यह अवसर पहले ही उसका था। इस गुप्त क्षेत्र में कौन है जो उससे ये छीन सके? डिवावरिंग एलिफेंट, क्रोकोडाइल डेजर्ट और बुल डेमन किंग जैसे शक्तिशाली दानव भी अब उसके सामने झुक चुके थे और उसकी सवारी बन गए थे। हालांकि आरव अभी तक तय नहीं कर पाया था कि इन तीनों के साथ क्या करना है। अगर इनके पीछे कोई ताकत न होती तो वह उन्हें तुरंत मार देता, लेकिन समस्या ये थी कि उनके पीछे भी शक्तिशाली संबंध थे। ये जगह एक ऐसा गुप्त क्षेत्र था जो हजारों सालों से छिपा हुआ था।
यहाँ से बाहर निकलने के बाद सबको बाहर टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा। अगर बाहर इन दानवों के बड़े बुजुर्ग मौजूद हुए तो स्थिति बहुत खतरनाक हो सकती थी। आखिर उसने उनके जूनियर्स को मार दिया था, तब शायद उसे भागने का मौका भी न मिले। यही कारण था कि आरव ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया। 2 दिन की यात्रा के बाद वे आखिरकार क्रिम्सन स्काई डेमन फ्लेम के स्थान पर पहुंच गए। यह एक भयानक अग्निसागर के बीच उगता था। इसके भीतर एक बीज होता था। हर 1000 साल में इसका एक हिस्सा अलग हो जाता था, जिससे ये कभी समाप्त नहीं होता और गुप्त क्षेत्र में अवसर बना रहता था। इस स्थान को एक बेहद शक्तिशाली गठन फॉर्मेशन ने घेर रखा था, जो पूरे गुप्त क्षेत्र की नींव से जुड़ा हुआ था। अगर इसे जबरदस्ती तोड़ा जाए तो पूरा गुप्त क्षेत्र ही नष्ट हो सकता था। आरव उस अग्नि के नीचे खड़ा होकर ऊपर देख रहा था, नीली भयावह रोशनी छोड़ती हुई डेमन फ्लेम। उसने धीरे से कहा, कितनी डरावनी है। क्रिम्सन विच ने भी सहमति में सिर हिलाया। इस आग की गर्मी जलाने वाली नहीं थी, बल्कि ठंडी और कंपा देने वाली थी। नीचे एक विशाल नीला अग्निसागर था और ऊपर एक छोटी लौ, ऊपर वाला बीज था और नीचे मात्र बीज। अगर कोई इस बीज को प्राप्त कर ले और उसे सही तरीके से पोषित करे तो वह समय के साथ एक बेहद भयानक शक्ति में बदल सकता था। क्रिम्सन विच ने कहा, लगता है इसे पूरी तरह परिपक्व होने में अभी 7 दिन और लगेंगे। आरव ने सिर हिलाया। अब उन्हें बस यहाँ रुककर इंतजार करना था। आरव ने आंखें बंद की और अपने मन में लोली से पूछा, क्या इस फॉर्मेशन को तोड़ा जा सकता है? कुछ देर बाद लोली ने जवाब दिया, हाँ। ये सुनकर आरव खुश हो गया, लेकिन तभी लोली ने आगे कहा, लेकिन अंदर कुछ अजीब है। जैसे ही कोई इस फॉर्मेशन में प्रवेश करेगा, एक अज्ञात आभा सक्रिय हो जाएगी और पूरा गुप्त क्षेत्र टूट सकता है। आरव चौंक गया। पूरा गुप्त क्षेत्र नष्ट हो जाएगा। लोली ने समझाया कि इस अवसर का तंत्र बेहद खास है। फॉर्मेशन को तोड़ना आसान है, लेकिन क्रिम्सन स्काई डेमन फ्लेम की आभा को नियंत्रित करना बेहद कठिन है। अगर मात्र बीज सक्रिय हो गया तो उसकी शक्ति पूरे गुप्त क्षेत्र को नष्ट करने के लिए पर्याप्त होगी। आरव ने गहरी सांस ली और कहा, तो ऐसा है, ह्यूमन एम्परर वाकई बहुत दूरदर्शी था। उसने कभी नहीं सोचा था कि एम्परर ने इतना खतरनाक सुरक्षा उपाय भी छोड़ रखा होगा। इसका मतलब था कि भले ही कोई फॉर्मेशन को तोड़ने में सक्षम हो, लेकिन वो अंदर के क्रिम्सन स्काई डेमन फ्लेम के मात्र बीज को आसानी से प्राप्त नहीं कर सकता। लोली की व्याख्या के अनुसार अंदर प्रवेश करना असंभव नहीं था। यदि पहले क्रिम्सन स्काई डेमन फ्लेम का बीज प्राप्त कर उसे रिफाइन किया जाए तो उसकी आभा हासिल की जा सकती है। तब उसी आभा के सहारे इस मात्र बीज मदर सीड के भीतर प्रवेश संभव हो जाएगा। तो ऐसा है। आरव हल्के से मुस्कुराया। पूर्व एम्परर ने सच में हर पहलू को बहुत सोच समझकर तैयार किया था। यदि कोई क्रिम्सन स्काई डेमन फ्लेम का बीज हासिल कर ले और उसे समय देकर सही तरीके से पोषित करे तो वह अंततः मात्र बीज जैसी शक्ति तक विकसित हो सकता है। इसलिए एक बार बीज मिल जाने के बाद कोई भी इस प्रतिबंध रेस्ट्रिक्शन को तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा। आरव ने गहरी सांस ली और थोड़ी देर सोचकर कहा, तो फिर इंतजार ही करते हैं। इसके बाद वह शांत होकर पद्मासन में बैठ गया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, धीरे धीरे इस स्थान पर और अधिक दानव और शक्तिशाली लोग इकट्ठा होने लगे। समृद्धि भी फिर से यहाँ आ गया। शून्य में खड़ा चुपचाप सब देख रहा था। मुखबिर भी आ गया। वह ऐसा इंसान था जो जहाँ भी लाभ की संभावना होती वहाँ जरूर पहुँचता था। भले ही उसे पता था कि क्रिम्सन स्काई डेमन फ्लेम उसके हिस्से में आने वाला नहीं है, फिर भी वह इस उम्मीद में आया कि शायद कोई अप्रत्याशित मौका मिल जाए। जय भी यहाँ पहुंचा। वो इस अवसर पर एक बार फिर दांव लगाना चाहता था। आरव ने जब इन परिचित चेहरों को देखा तो उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने गौर किया कि फीनिक्स ब्लड ट्री के फल से लेकर अब तक हर बड़े अवसर में ये लोग हमेशा मौजूद रहे थे। मुखबिर और जय दोनों ने आरव को नमस्कार किया। जय सामान्य था, लेकिन डेमन स्टार अबिस के चेहरे पर झिझक साफ दिखाई दे रही थी। पिछली बार आरव ने उससे खाने के बदले इतनी कीमत वसूली थी कि वह और उसके साथी लगभग कंगाल हो गए थे। बाद में उन्हें अपनी खोई हुई संपत्ति की भरपाई के लिए बहुत हत्याएं करनी पड़ी थीं। आरव ने उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ब्रदर ली, सब लोग आ ही गए हैं, चलो तुम्हें मांस खिलाता हूँ। ये सुनते ही जय और अन्य मानव शक्तिशाली लोग बहुत खुश हो गए। लॉर्ड आरव सच में उदार है। लॉन्ग लिव लॉर्ड आरव। लेकिन ये सुनकर क्रोकोडाइल डेजर्ट और बुल डेमन किंग के चेहरे बदल गए। फिर से वे घबरा गए और जल्दी जल्दी मना करने लगे, लेकिन देर हो चुकी थी। बैंग बैंग की आवाज के साथ बुल डेमन किंग की एक और आगे की टांग कट गई और क्रोकोडाइल डेजर्ट की पीठ का एक हिस्सा निकाल लिया गया। दोनों दर्द से कराह उठे, लेकिन विरोध करने की हिम्मत नहीं हुई। बुल डेमन किंग रोते हुए बोला, माय लॉर्ड,
कृपया मेरी प्राइमोर्डियल स्पिरिट पर लगी मुहर हटा दीजिए, नहीं तो मैं कुछ ही दिनों में मर जाऊंगा। क्रोकोडाइल डेजर्ट ने भी तुरंत वही विनती की। आरव ने थोड़ा सोचकर कहा, जल्दी क्या है, पहले मैं क्रिम्सन स्काई डेमन फ्लेम का अवसर ले लूं, फिर देखेंगे। दोनों दानव निराश हो गए लेकिन कुछ कह नहीं सके। फिर आरव ने सोचा कि हमेशा बीफ खाना भी ठीक नहीं, थोड़ा बदलाव होना चाहिए। उसने पास खड़े एलिफेंट स्वॉलोइंग बीस्ट की ओर देखा जिसका शरीर बाकी दोनों से ज्यादा सही हालत में था। जैसे ही उस दानव ने आरव की नज़र महसूस की उसके मन में डर की घंटी बज गई। अब मेरी बारी है। अगले ही पल बैंग की आवाज आई और उसकी एक टांग भी अलग हो गई। आरव ने वह मांस उठाया और जय व अन्य लोगों को खिलाने ले गया। सभी मानव प्रतिभाशाली लोग उत्साहित हो उठे। लॉर्ड आरव, पिछली बार हम इस हाथी की टांग खाना चाहते थे लेकिन कह नहीं पाए। आप सच में महान हैं। आरव हंसते हुए बोला, अच्छा लगे तो और खाओ, और खुद भी खाने लगा। लिटिल जिन सबसे ज्यादा उत्साह से खा रहा था। हर एक टुकड़ा जिसमें आध्यात्मिक ऊर्जा थी उसकी ताकत बढ़ा रहा था। रणबीर, जयंत, बिलाल और बाकी लोग भी बिना संकोच के खाने लगे। ये दृश्य किसी खतरनाक गुप्त क्षेत्र जैसा नहीं लग रहा था, बल्कि दोस्तों की एक टोली के कैंपिंग जैसा लग रहा था। दूर खड़ा मुखबिर ये सब देख रहा था, उसके मुंह में पानी आ रहा था। वह खाना चाहता था लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। अगर फिर से उससे कीमत वसूली गई तो वह सच में बर्बाद हो जाएगा। आरव ने उसे देखकर पुकारा, ब्रदर शिंग्युआन, कुछ खाओगे? मुखबिर ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, नहीं, मुझे भूख नहीं है। आरव ने कंधे उचकाए। असल में वह इस बार उसे मुफ्त में खिलाने का सोच रहा था, लेकिन जब उसने मना कर दिया तो बात खत्म हो गई। फिर आरव ने ऊपर खड़े समृद्धि की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, ब्लू वॉ स्पैरो, तुम भी आकर खा लो। नीचे खड़ी क्रिम्सन विच का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। आरव को लगा था कि समृद्धि शायद नखरे करेगा, लेकिन वह सहजता से नीचे उतर आया। इसके बाद किसी ने औपचारिकता नहीं दिखाई, सबने मिलकर खाना शुरू कर दिया। भुना हुआ मांस इतनी जबरदस्त खुशबू दे रहा था कि माहौल पूरी तरह बदल गया था। बुल डेमन किंग, क्रोकोडाइल डेजर्ट और एलिफेंट डिवाउरर, ये तीनों भाई बस चुपचाप देखते रहे जबकि इंसानों का एक समूह उनके ही शरीर का मांस खा रहा था। ये दृश्य इतना दुखद था कि उसे शब्दों में बयान करना भी शर्मनाक लगता था। क्या दुनिया में इससे ज्यादा पीड़ादायक कुछ हो सकता है? शायद नहीं। 2 दिन और शांति से बीत गए। तभी अचानक दूर से 2 भयानक आभाओं वाली आकृतियां आरव और बाकी लोगों की ओर तेजी से बढ़ती दिखाई दी। एक सुनहरी रोशनी में चमक रहा था, वह एक विशाल रॉक था यानी लिटिल लोधी। दूसरी आकृति घने दानवीय बादलों से घिरी हुई थी जो ठंडी और डरावनी आभा बिखेर रही थी। वह लिटिल डेमन लॉर्ड था। सब लोग चौंक गए और उनकी ओर देखने लगे। आरव के चेहरे पर हल्की मुस्कान उभरी। हिम्मत तो देखो, ये फिर सामने आ गए। आसपास खड़े लोग फुसफुसाने लगे, ये लिटिल लोधी और लिटिल डेमन लॉर्ड हैं। ये यहाँ क्यों आए हैं? क्या ये दोनों गंभीर रूप से घायल नहीं थे? इनकी आभा पहले से ज्यादा मजबूत लग रही है। मुखबिर ने भौहें चढ़ाईं। ये साफ था कि ये दोनों बदला लेने आए हैं। अगर उनके पास भरोसा न होता तो वे यहाँ आने की हिम्मत नहीं करते। समृद्धि और क्रिम्सन विच भी सतर्क हो गए। जय और बाकी सभी इंसान भी समझ गए कि ये दोनों सीधे आरव के लिए ही आए हैं। उधर एलिफेंट डिवाउरर, क्रोकोडाइल डेजर्ट और बुल डेमन किंग को एक पल के लिए लगा कि शायद अब उनके बचने का मौका आ गया है। लेकिन जब लिटिल डेमन लॉर्ड और लिटिल लोधी पास आए तो सबने महसूस किया कि भले ही उनकी ताकत बड़ी हो, लेकिन ये बढ़ोतरी ज्यादा बड़ी नहीं थी। चरण अभी ट्रिब्यूलेशन रेल्म के तीसरे स्तर के मध्य चरण में था और लिटिल डेमन लॉर्ड शुरुआती चरण में, जबकि बुल डेमन किंग जो इसी स्तर के मध्य चरण में था, आरव के सामने पूरी तरह बेबस हो चुका था। आरव हंसते हुए बोला, हा हा हा, मरने आए हो? चरण ने गुस्से में कहा, मरने वाला तू है। यम ने ठंडे स्वर में कहा, आज तुम्हारी मौत तय है आरव। आरव ने व्यंग्य से जवाब दिया, तो देख लेते हैं तुम्हारी ताकत। इतना कहकर आरव ने हेवनली पनिशमेंट और अर्थली डिस्ट्रक्शन का प्रयोग किया और बिना एक पल गंवाए हवा में उछलकर उन दोनों पर टूट पड़ा। उसकी नज़र में ये दोनों सिर्फ हारे हुए दुश्मन थे। डरने की कोई जरूरत नहीं थी, बल्कि वह तो सोच रहा था कि इन्हें दबाकर अपना अधीन बना ले, खासकर लिटिल लोधी को। वह तो शानदार सवारी बन सकता था। मारो! लिटिल डेमन लॉर्ड और लिटिल लोधी भी एक साथ आगे बढ़े। लिटिल डेमन लॉर्ड ने अपनी दानवीय ऊर्जा से एक काला भाला बनाया और आरव की ओर फेंका। वहीं लिटिल लोधी के सुनहरे पंख चमक उठे और हजारों सुनहरी तलवारों में बदलकर आरव की ओर टूट पड़े। आरव ने ठंडे स्वर में कहा, बेकार की चाल, और आसानी से उन सभी सुनहरी तलवारों को तोड़ दिया।
तभी लिटिल डेमन लॉर्ड भाला लेकर सामने आ गया, लेकिन आरव के एक वार से ही उसे पीछे हटना पड़ा। दोनों के चेहरों पर हैरानी साफ झलक रही थी। आरव पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली हो चुका था। आरव ने मौका नहीं छोड़ा और लगातार हमला करते हुए बोला, भागने की हिम्मत की थी, अब परिणाम भुगतो। इससे पहले कि लिटिल डेमन लॉर्ड कुछ कह पाता, आरव का वार उस पर गिरा, बैंग, और वह खून उगलते हुए पीछे हट गया। लगातार 3 और वारों ने उसे पूरी तरह पीछे धकेल दिया। अब वह समझ चुका था कि वह आरव के सामने सीधा टिक ही नहीं सकता। मर जाओ, आरव ने ठंडे स्वर में कहा और अंतिम वार करने ही वाला था कि याम चिल्लाया, मदद करो, क्रिम्सन स्पिरिट ड्रैगन। लेकिन बिना उसके कहे ही लिटिल लोधी पहले से हरकत में आ चुका था। उसने अपनी चोंच के सामने एक सुनहरी ऊर्जा गोला बनाया जिसमें भयानक बिजली चमक रही थी और उसे आरव की ओर छोड़ दिया। आरव को पीछे से खतरे का एहसास हुआ और उसे अपना वार रोककर बचाव करना पड़ा। इसी मौके का फायदा उठाकर लिटिल डेमन लॉर्ड पीछे हट गया। उसकी आंखों में फिर से क्रूरता चमक रही थी। आरव ने तुरंत पलटकर हेवनली पनिशमेंट और अर्थली डिस्ट्रक्शन का संयुक्त वार किया। स्वर्ग और पृथ्वी का दंड, विनाश। एक काली क्रॉसकार की तलवार ऊर्जा ने उस सुनहरे ऊर्जा गोले को पूरी तरह नष्ट कर दिया। इसी समय पीछे हट चुका लिटिल डेमन लॉर्ड फिर से आगे बढ़ा, लेकिन इस बार उसने हमला नहीं किया। उसने एक स्पिरिट बीस्ट पाउच निकाला और उसमें से एक आकृति बाहर आए। राजेश। किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि राजेश वास्तव में लिटिल डेमन लॉर्ड के स्पिरिट बीस्ट पाउच से बाहर निकलेगा। उस पल सभी को अचानक समझ आ गया, आरव से बदला लेने सिर्फ लिटिल डेमन लॉर्ड और लिटिल लोधी ही नहीं आए थे, बल्कि राजेश भी उनके साथ था। यानी कुल 3 लोग मिलकर हमला करने आए थे। मर जा। राजेश की आंखों में ठंडी हत्या की चमक थी। उसने अपने दाहिने हाथ में एक भयानक अग्नि गोला बनाया और सीधे आरव पर टूट पड़ा। उनकी योजना बहुत चालाक थी, अचानक हमला करके आरव को चौंका देना और उसी मौके पर उसे खत्म कर देना। आरव एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। राजेश का प्रकट होना इतना अचानक था कि उसे प्रतिक्रिया देने का समय ही नहीं मिला। उसने दांत भींचे। राजेश ने उसकी कमजोरी पहचान ली थी, लेकिन आरव भागने या बचाव करने के बजाय सीधे पलटवार करने लगा। उसने अर्थ डिस्ट्रक्शन ब्लेड घुमाकर पूरी ताकत से वार किया। अगर उसे चोट भी लगे तो वह सामने वाले को भी गंभीर रूप से घायल कर देगा। राजेश और लिटिल डेमन लॉर्ड दोनों ही हैरान रह गए। ऐसे समय में कोई बचने के बजाय हमला करता है, यह असाधारण युद्ध बुद्धि थी। लेकिन राजेश ने भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। ये हमला उसने लंबे समय से तैयार किया था। उसे पूरा विश्वास था कि अगर आरव मरेगा नहीं तो कम से कम बुरी तरह घायल जरूर होगा। बैंग, बूम, भयंकर विस्फोट हुआ और पूरा शून्य कांप उठा। नीचे खड़े सभी लोग घबरा गए। आरव, बिग ब्रदर, टीम लीडर, क्रिम्सन विच और समृद्धि तुरंत हवा में उछल गए, जबकि जय भी तेजी से ऊपर पहुंचा। बाकी लोग पास आना चाहते थे, लेकिन उनकी ताकत इतनी नहीं थी कि उस स्तर की लड़ाई में प्रवेश कर सकें। विस्फोट के बाद राजेश का आधा शरीर चिथड़ों में बदल चुका था। उसका शरीर अर्थ डिस्ट्रक्शन ब्लेड से लगभग 2 टुकड़ों में कट गया था। दूसरी तरफ आरव की हालत भी खराब थी। उसके पेट में एक भयानक घाव बन गया था, मांस फट रहा था, लेकिन सौभाग्य से उसका शरीर आर पार नहीं हुआ। आरव पीछे फेंका गया, लेकिन किसी तरह खुद को संभाल लिया। उसने अपने घाव को देखा और मन ही मन चौंक गया। अगर उसने अमूवेबल इमॉर्टल स्टेम को रिफाइन नहीं किया होता तो अभी उसका पेट आर पार हो चुका होता और उसकी प्राइमोर्डियल स्पिरिट को भी भारी नुकसान होता। उस स्थिति में तीनों दुश्मनों का सामना करना असंभव हो जाता। क्रिम्सन विच तुरंत उसके पास आए। तुम ठीक हो? समृद्धि ने भी चिंता से पूछा। आरव मुस्कुराया, चिंता मत करो, ये चोट मुझे कुछ नहीं कर सकती। उसकी बात सुनकर दोनों को राहत मिली। आरव ने एक नज़र समृद्धि पर डाली। उसे लगा था कि वह उसकी परवाह नहीं करती, लेकिन अब साफ था कि वह उसके लिए चिंतित थी। उधर चरण और लिटिल डेमन लॉर्ड दोनों गुस्से से जल रहे थे। इतनी योजना और अचानक हमला करने के बावजूद भी वे आरव को खत्म नहीं कर पाए। राजेश का चेहरा सबसे ज्यादा खराब था। उसे समझ आ गया कि यह सुनहरा मौका उसने गंवा दिया। आरव ने ठंडे स्वर में राजेश को गाली दी, तुम जैसे हेवनली प्राइड रैंकिंग के प्रतिभाशाली होकर भी छिपकर हमला करते हो, बिल्कुल बेशर्म हो। राजेश ने हंसते हुए कहा, दुर्भाग्य है कि मैं तुम्हें मार नहीं पाया। आरव की आंखों में हत्या की चमक थी। चिंता मत करो, अब तुम ज्यादा देर जिंदा नहीं रहोगे। इसी समय जय आगे आया और बोला, राजेश, आज मैं मानव जाति के लिए तुम्हें खत्म करूंगा। नीचे खड़े बाकी लोगों ने भी राजेश को गालियां देना शुरू कर दिया। उसने अपने ही लोगों को मारकर ब्लड पिल बनाई थी, जिससे सब उसे घृणा करते थे।
लेकिन राजेश बिल्कुल शांत रहा, जैसे उसे इन बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तभी क्रिम्सन विच भी आगे आए, फिर समृद्धि भी उसके साथ खड़ी हो गई। आरव ये देखकर भीतर से खुश हुआ, ये साफ था कि दोनों उसकी तरफ थीं। राजेश ने गुस्से में कहा, यह मानवों का मामला है, तुम डेमन रेस और मॉन्स्टर रेस के लोग बीच में क्यों आ रहे हो? याम ने क्रिम्सन विच को पीछे हटने को कहा, लेकिन उसने ठंडे स्वर में मना कर दिया। आरव ने बीच में ही याम को रोकते हुए कहा, तुम इतनी जल्दी मरना चाहते हो? उसके शब्दों में स्पष्ट चेतावनी थी। क्रिम्सन विच अंदर ही अंदर खुश थी, उसे यह एहसास अच्छा लगा कि आरव उसका साथ दे रहा है। लिटिल लोधी ने समृद्धि से कहा कि वह पीछे हट जाए, लेकिन उसने शांत स्वर में मना कर दिया। आरव ने गुस्से में उसे डांट दिया, अगर ज्यादा बकवास की तो खत्म कर दूंगा। अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी थी। पहले 3 लोग मिलकर आरव पर हमला करने आए थे, लेकिन अब लड़ाई 3 बनाम 4 हो गई थी। राजेश, लिटिल डेमन लॉर्ड और लिटिल लोधी समझ गए कि मामला बिगड़ चुका है। राजेश ने दांत भींचकर कहा, सब मिलकर हमला करो, और वह आग के एक विशाल रूप में बदलकर आरव की ओर दौड़ा। आरव भी हंसा, कचरा, और सीधे उससे भिड़ गया। उनकी टक्कर से फिर से आकाश और धरती कांप उठी। इसी बीच लिटिल लोधी भी आगे बढ़ा, लेकिन समृद्धि उसके सामने आ खड़ी हुई। तुम्हारा मुकाबला मुझसे है। लिटिल लोधी गरज उठा, तो पहले तुम्हें ही मारूंगा। मारो, मारो, बैंग बैंग बैंग। लगातार टकराव के बाद राजेश धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। उसने अपने क्रिम्सन सन डिवाइन बॉडी की पूरी शक्ति झोंक दी, लेकिन फिर भी वह सिर्फ मुश्किल से ही आरव का सामना कर पा रहा था। यह आदमी सच में राक्षस जैसा था, साधारण लोगों की समझ से परे, एक असली मॉन्स्टर। दूसरे युद्ध क्षेत्र में समृद्धि ने यिन यांग सेक्रेट बॉडी प्राप्त करने के बाद भले ही जबरदस्त ताकत हासिल कर ली थी, लेकिन उसका स्तर अभी भी कम था। इसके अलावा वह अभी इस शरीर की कई तकनीकों को पूरी तरह नहीं सीख पाई थी। लड़ाई के दौरान वह कई बार चरण के हमलों का शिकार हुई और कई बार खून भी उगला। अगर उसने इमॉर्टल ड्यू का 1/3 हिस्सा रिफाइन न किया होता तो वह अब तक गंभीर रूप से घायल हो चुकी होती। तीसरे युद्ध क्षेत्र में स्थिति और भी खराब थी। जय पूरा खून से लथपथ हो चुका था, वह याम का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। याम की ताकत बेहद भयावह थी। क्रिम्सन विच भी घायल थी, लेकिन उसकी हालत जय से बेहतर थी, क्योंकि वह हमले झेलने में ज्यादा सक्षम थी। लिटिल डेमन लॉर्ड ने एक नज़र ऊपर के युद्ध पर डाली, फिर क्रिम्सन स्पिरिट ड्रैगन वाले क्षेत्र की ओर देखा। उसकी आंखों में क्रूर चमक उभरी। आरव की ताकत उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा थी, और सबसे बड़ी बात, इस बार उसके पास सहयोगी भी थे। पिछली बार जब उन्होंने आरव से लड़ाई की थी तब वह अकेला था। पहले उसने राजेश से लड़ा, फिर उनसे। उसके पास कोई मदद नहीं थी। लेकिन इस बार जय, क्रिम्सन विच और समृद्धि तीनों उसके साथ खड़े थे। स्थिति उनके लिए बेहद प्रतिकूल हो चुकी थी। अब बस यही तरीका है, लिटिल डेमन लॉर्ड बुदबुदाया। उसे राजेश का संदेश याद आया। मारो। याम अचानक फट पड़ा। उसके शरीर से भयंकर दानवीय ऊर्जा निकलने लगी। उसकी आभा पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो गई। सावधान। क्रिम्सन विच ने जय को चेतावनी दी। जय ने सिर हिलाया, लेकिन वह खून खांस रहा था। उसकी हालत बहुत खराब थी। बैंग बूम। लिटिल डेमन लॉर्ड पूरी ताकत से हमला कर रहा था। उसका हर वार भयंकर दानवीय ऊर्जा से भरा था। क्रिम्सन विच तो किसी तरह सह रही थी, लेकिन जय के लिए यह और भी खतरनाक था। दानवीय ऊर्जा इंसानों के लिए स्वाभाविक रूप से हानिकारक होती है, जिससे उसका शरीर धीरे धीरे क्षतिग्रस्त हो रहा था। याम और भी उग्र हो गया। उसने अपनी लाइफ एसेंस तक जला दी, जिससे उसकी ताकत और बढ़ गई। अब गॉडली डेमन आर्मर। क्षण भर में उसके शरीर पर काले रंग का एक विशाल कवच प्रकट हो गया। दानवीय ऊर्जा से बना एक विशालकाय रूप। उसने अपने लंबे भाले को घुमाते हुए दोनों पर वार किया। सावधान। पफ्ट पफ्ट। जय और क्रिम्सन विच दोनों उस हमले से उड़ गए और खून उगलते हुए पीछे जा गिरे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि याम के पास ऐसा भयानक ट्रम्प कार्ड भी होगा। वे खुद को संभालकर अगला हमला झेलने के लिए तैयार हुए, लेकिन याम वहां था ही नहीं। उसने हमला करने के बाद पीछा नहीं किया, बल्कि दिशा बदलकर सीधे नीचे की ओर झपट पड़ा। ओह नहीं! आरव ने तुरंत समझ लिया कि यम क्या करने जा रहा है। वह गरजा और उसे रोकने के लिए बढ़ा। कहीं नहीं जाओगे। लेकिन राजेश उसके सामने आकर खड़ा हो गया, जिससे आरव आगे नहीं बढ़ पाया। नीचे खड़े लोग घबरा गए। भागो, जल्दी भागो! चारों तरफ अफरा-तफरी मच गई। लिटिल डेमन लॉर्ड काले कवच में लिपटा हुआ सीधे नीचे भीड़ में उतर आया।
रणबीर, जयंत और बाकी लोग तुरंत भागने लगे। अगर यम उन्हें मारना चाहता तो कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। शेरा कहाँ है? जयंत ने मुड़कर देखा, सुनहरा शेर गायब था। तभी दूर से आवाज आई, मैं यहाँ हूँ, जल्दी भागो। जब उसने देखा तो शेरा पहले ही 1000 फीट आगे निकल चुका था। जयंत बस चुप रह गया। मुझे तेरी चिंता ही नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन नीचे पहुंचने के बाद लिटिल डेमन लॉर्ड ने आम लोगों पर हमला नहीं किया। वो सीधे डिवावरिंग एलिफेंट, बुल डेमन किंग और क्रोकोडाइल डेजर्ट की ओर बढ़ा। हमें बचाओ, सील तोड़ दो, तीनों एक साथ चिल्लाए। लिटिल डेमन लॉर्ड ने सिर हिलाया और तुरंत उनकी प्राइमोर्डियल स्पिरिट पर लगी मुहर तोड़ दी, जिससे वे अपनी शक्ति वापस हासिल कर सके। धन्यवाद। तीनों बेहद खुश हो गए और तुरंत खड़े हो गए, हालांकि उनकी चोटें अभी भी गंभीर थीं। पहले यहाँ से निकलते हैं, बदला बाद में लेंगे, लिटिल डेमन लॉर्ड ने कहा। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और सिर हिलाया। यह वही योजना थी जो राजेश ने यम को पहले ही बता दी थी। अगर स्थिति बिगड़ जाए तो इन तीनों को बचाकर साथ ले जाओ। गुप्त क्षेत्र में अब उन्हें इनकी जरूरत थी, खासकर बुल डेमन किंग की। चलो, लिटिल डेमन लॉर्ड ने कहा और डिवावरिंग एलिफेंट, क्रोकोडाइल डेजर्ट तथा बुल डेमन किंग उसके साथ उड़ते हुए ऊपर की ओर बढ़ गए। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? आरव ने गुस्से में दांत भींचते हुए कहा जब उसने ये सब देखा। जैसा उसने अंदाजा लगाया था वही हो रहा था। ये लोग बुल डेमन किंग और बाकी को छुड़ाकर संख्या के बल पर बाद में उससे बदला लेना चाहते थे। आगे बढ़ने के बारे में सोचो भी मत। राजेश ने तुरंत रास्ता रोक लिया। उसके पीछे मौजूद ब्लेजिंग सन का प्रतिबिंब अचानक 6 भागों में बंट गया और चारों तरफ फैलकर आरव का रास्ता बंद कर दिया। धत! आरव बेहद क्रोधित हो गया और तुरंत फीनिक्स टेक्निक का उपयोग किया। उसके अपने कैदी उसके सामने छूट रहे थे। यह वह किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं कर सकता था। क्रिम्सन स्पिरिट ड्रैगन चलो! लिटिल डेमन लॉर्ड चिल्लाया। क्रिम्सन ड्रैगन एक पल के लिए हिचकिचाया। उसने समृद्धि की ओर देखा, फिर लिटिल डेमन लॉर्ड की दिशा में। वह समझ गया कि अभी बदला लेना मुश्किल है, इसलिए उसने दांत भींचे अपना रूप बदलकर गोल्डन विंज्ड ड्रॉग बना और वहां से भागने लगा। कहाँ जा रहे हो? समृद्धि उसे रोकना चाहती थी, लेकिन उसकी ताकत और गति दोनों ही कम थीं। अगर वह पीछा करती तो खुद ही नुकसान उठाती, इसलिए उसने खुद को रोक लिया। दूसरी तरफ जय और क्रिम्सन विच अभी मुश्किल से संभले ही थे कि यम के काले कवच की शक्ति ने उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया। अगर यम ने हमला जारी रखा होता तो उनकी हालत और भी खराब हो जाती। इस तरह गोल्डन विंज्ड रॉक एलिफेंट, डिवावरर, क्रोकोडाइल डेजर्ट, बुल डेमन किंग और लिटिल डेमन लॉर्ड, ये पांचों वहां से भाग निकले। राजेश ने उन्हें जाते हुए देखा और राहत की सांस ली। आरव, अगली बार मिलेंगे तब तुम्हें मार दूंगा, राजेश ने ठंडे स्वर में कहा। भागने की कोशिश भी मत करना। आरव ने गुस्से में उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तभी राजेश के पीछे का ब्लेजिंग सन धधक उठा और उसकी गति अचानक बहुत तेज हो गई। वो एक टूटते तारे की तरह पल भर में गायब हो गया। धत! आरव का गुस्सा और बढ़ गया। ये लोग आते भी हैं अपनी मर्जी से और जाते भी अपनी मर्जी से, उसे आखिर समझ क्या रखा है? वो उनका पीछा करना चाहता था, लेकिन 2 कदम बढ़ते ही रुक गया। राजेश और लिटिल डेमन लॉर्ड अलग अलग दिशाओं में भागे थे। उसे डर था कि कहीं ये कोई जाल न हो। अगर वह पीछा करता और दूसरी तरफ से वे वापस आकर क्रिम्सन विच और समृद्धि पर हमला कर देते तो स्थिति खतरनाक हो जाती। इसलिए उसने गहरी सांस ली और खुद को रोक लिया। उसके तीनों कैदी भी भाग चुके थे, यानी उसका बीफ जर्की भी खत्म। वह नीचे उतरा और पूछा, तुम लोग ठीक हो? क्रिम्सन विच ने सिर हिलाया, कुछ नहीं हुआ। समृद्धि ने बस एक नज़र डाली और बिना कुछ कहे उड़ गई। जय बोला, मैं ठीक हूँ ब्रदर, आप? आरव हल्का मुस्कुराया, मैं भी ठीक हूँ। जय भी नीचे जाकर साधना में बैठ गया। रणबीर, जयंत और बाकी लोग लौट आए। वे सभी अभी भी लिटिल डेमन लॉर्ड के हमले से डरे हुए थे। भाई आप ठीक हो? कैप्टन, ये चोट? उन्होंने देखा कि आरव के पेट का घाव अभी तक भरा नहीं था। आरव ने हंसते हुए कहा, कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा। शेरा तुरंत बोला, अरे डरपोको, मैंने पहले ही कहा था, मेरे भाई को कुछ नहीं हो सकता। उसका अंदाज बिल्कुल बदल चुका था। क्रिम्सन विच ने ध्यान से देखा और चिंता से पूछा, ये चोट अभी तक ठीक क्यों नहीं हुई? आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक हो जाएगी, बस थोड़ा समय लगेगा। फिर उसने धीरे से उसके गाल को छुआ, तुमने मेहनत की, धन्यवाद। क्रिम्सन विच का चेहरा हल्का लाल हो गया। ये देखकर रणबीर और बाकी लोग समझदार बन गए और वहां से हट गए। आज मौसम अच्छा है,
हाथी का मांस ज्यादा अच्छा था या बैल का, ऐसी बातें करते हुए वे दूर चले गए। सिर्फ शेरा वहीं खड़ा रह गया, पूरी तरह हैरान। उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी, ये क्या चल रहा है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसका भाई इतना दिलफेक कब बन गया। आरव ने उसे घूर कर कहा, कुछ कहना है तो कहो, नहीं तो निकलो। शेरा ने तुरंत समझदारी दिखाई और भाग गया, क्योंकि उसे पता था कि वह आरव या क्रिम्सन विच दोनों में से किसी को भी नहीं हरा सकता। शेरा के जाते ही आरव ने खून की एक और धार उगली। क्रिम्सन विच चौंक गई। तुम्हारी हालत, आरव ने शांत स्वर में कहा। कुछ नहीं, तुम भी जाकर आराम करो। उसने एक स्टोरेज बैग निकालकर उसे दे दिया। क्रिम्सन विच ने देखा तो चौंक गई। अंदर बेहद दुर्लभ खजाने थे, यहाँ तक कि क्रिएशन फ्रूट भी। इसे इस्तेमाल करो, जल्दी ठीक हो जाओ, आरव ने कहा। क्रिम्सन विच भावुक हो गई और सिर हिलाकर चली गई। इसके बाद आरव ने ऊपर देखा। समृद्धि उसे देख रही थी, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र मिली उसने तुरंत नज़र फेर ली। आरव समझ गया, वह नाराज है या शायद जल रही है। वो उसके पास पहुंचा और धीरे से बोला, धन्यवाद। उसने भी उसे एक स्टोरेज बैग दिया। समृद्धि पहले मना करने वाली थी, लेकिन अंदर की चीज़ें देखकर चुप हो गई। रख लो, अब तुम मेरी हो, शर्म कैसी। आरव मुस्कुराया। समृद्धि कुछ कहने ही वाली थी कि आरव ने उसके गाल को छू लिया, और इस बार उसने रोका नहीं। आरव वहां से चला गया। उसके जाते ही समृद्धि को एहसास हुआ, उसने मेरा गाल छू लिया। वह गुस्से में पैर पटकने लगी, लेकिन स्टोरेज बैग में मौजूद फीनिक्स ब्लड ट्री के फल और क्रिएशन फ्रूट को देखकर चुप भी हो गई। दूर खड़ा मुखबिर ये सब देख रहा था और सोच रहा था, अब तो आरव से पंगा लेना बेवकूफ़ी है। इसके पास इंसान, डेमन और मॉन्स्टर तीनों का साथ है। उधर आरव एक गुफा बनाकर अंदर चला गया और अपने घावों को ठीक करने लगा। वो अंदर ही अंदर गुस्से में था। राजेश के स्नीक अटैक ने उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। अच्छा हुआ कि मैंने इमॉर्टल ड्राई रेजिड्यू रिफाइन कर लिया था, नहीं तो हालत और ख़राब होती, उसने सोचा। फिर उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आई। तुम सबको लगता है कि मिलकर मुझसे बदला लोगे? इंतज़ार करो, क्रिम्सन स्काई डेमन फ्लेम मिलने के बाद मैं तुम सबको आराम से मौत दूंगा। राजेश एन के, विराज, अमन ईमो और गोलू हेवनली प्राइड लिस्ट के टॉप 10 में शामिल ये 6 प्रतिभाशाली इस समय एक साथ बैठे थे और सबके चेहरे पर जटिल भाव थे। धत, वो नीच इंसान, राजेश गुस्से में दांत पीसते हुए बोला। वो इतना ताकतवर हो गया है, लिटिल लोधी गर्जा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या होगा? यैम ने पूछा। अब क्या करें? क्या अभी जाकर बदला लें? क्रिम्सन फ्लेम का अवसर खुलने से पहले उन पर अचानक हमला कर दें? नहीं, राजेश ने तुरंत मना किया। हम सब अभी घायल हैं, बुल डेमन किंग और बाकी के साथ भी हमारी ताकत अभी काफ़ी नहीं है। पहले उन्हें थोड़ा ठीक होने दो। बुल डेमन किंग ने दांत भींचकर कहा, मुझे 5 दिन चाहिए। 5 दिन में मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊंगा। वह भी आरव से नफरत करता था और मन ही मन सोच रहा था, क्या बीफ सच में इतना स्वादिष्ट होता है? एलिफेंट डिवावरर बोला, मेरी चोटें हल्की हैं, 3 दिन काफ़ी हैं। क्रोकोडाइल डेजर्ट ने कहा, मैं तो 4 दिन से यहाँ हूँ। वह अब सबसे कमज़ोर बन चुका था, इसलिए ज़्यादा बोलने की उसकी हैसियत भी नहीं थी। राजेश एनके और विराज ने धीरे धीरे सिर हिलाया और बुल डेमन किंग की ओर हल्की नफरत से देखा। सोच रहे थे, सबसे ताकतवर होकर भी सबसे धीमा रिकवर कर रहा है। बुल डेमन किंग का चेहरा लाल हो गया। मैं भी क्या करता, वो लोग बार बार मेरा मांस खा रहे थे। आखिरकार याम ने कहा, ठीक है, हम सब साथ में ठीक होते हैं, फिर पूरी ताकत से जाकर बदला लेंगे। राजेश ने ठंडे स्वर में कहा, क्रिम्सन स्काई डेमन फ्लेम का अवसर अभी 3 दिन और चलेगा। भले ही आरव बीज हासिल कर ले, उसे रिफाइन करना आसान नहीं होगा। हम उसी समय उस पर घात लगाएंगे। सबने सहमति में सिर हिलाया और अपने अपने घाव ठीक करने चले गए। बाहरी दुनिया में भी हलचल थी। रोहित ने कहा, अब तो क्रिम्सन स्काई डेमन फ्लेम का समय आने वाला है। गोलू और आरुण भी सहमत थे, वे सभी राजेश पर बहुत भरोसा कर रहे थे। लेकिन तभी गोल्डन विंज्ड रॉक कबीले का एक शक्तिशाली विशेषज्ञ बोला, तुम लोग बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे हो। वो अवसर राजेश को ही मिले यह जरूरी नहीं। मेरा वंशज क्रिम्सन स्पिरिट ड्रैगन भी कम नहीं है। डेमन लॉर्ड भी मुस्कुराते हुए बोला, सब कुछ ताकत पर निर्भर करता है। मेरा बेटा यम भी पीछे नहीं है। माइटी बुल डेमन क्लैन का प्रतिनिधि बोला, बुल डेमन किंग भी अंदर है, अभी कुछ तय नहीं है। देखते ही देखते सारे बड़े बड़े शक्तिशाली लोग आपस में बहस करने लगे। हर कोई चाहता था कि उसका वंशज ही उस अवसर को पाए।
लेकिन विडंबना ये थी कि अंदर उनके वही वंशज एक साथ मिलकर आरव को मारने की योजना बना रहे थे। पीकॉक क्लैन का प्रमुख चुपचाप देख रहा था। वह बस ये जानना चाहता था कि समृद्धि ने यिन यांग सेक्रेड बॉडी प्राप्त किया या नहीं। और डेमन एम्परर भी अपनी बेटी क्रिम्सन विच को लेकर चिंतित था। उन्हें क्या पता उनकी बेटियां पहले ही आरव से जुड़ चुकी हैं। गुफा के अंदर आरव ने अपनी मुट्ठी भींची। अब मैं लगभग पूरी तरह ठीक हो चुका हूं। अगर अब राजेश चरण और लिटिल डेमन लॉर्ड का सामना हुआ तो मैं हारूंगा नहीं। वह जानता था कि सामने वाले भी कमजोर नहीं हैं, खासकर याम का काला कवच जिसने उसे भी खतरे का एहसास कराया था। पहले क्रिम्सन स्काई डेमन फ्लेम ले लेता हूं, ये सोचकर वह गुफा से बाहर निकल आया। 3 दिन की साधना के बाद उसने बाहर आते ही महसूस किया कि क्रिम्सन स्काई डेमन फ्लेम की आभा और भी प्रबल हो चुकी है। मुखबिर ने उसे देखा और मन ही मन अफसोस किया। वह सोच रहा था कि आरव के ध्यान में रहते हुए मौका मिल जाए, लेकिन अब वो मौका खत्म हो गया। क्रिम्सन विच पहले ही ठीक हो चुकी थी। उसने पूछा, अब ठीक हो? आरव मुस्कुराया, हाँ। समृद्धि दूर खड़ी थी। उसने बस एक नज़र डाली और फिर नज़र फेर ली जैसे दोनों के बीच कुछ भी न हो। दोनों क्रिम्सन स्काई डेमन फ्लेम के स्थान पर पहुंचे। वहां एक बैरियर था जिसके अंदर मात्र बीज से एक नया बीज अलग होने वाला था। आरव ने ध्यान से देखा। उसकी एनलाइटनमेंट सीड चमक उठी जिससे वह उसकी असली प्रकृति समझ सका। बस आधा दिन, उसने धीरे से कहा। धीरे धीरे समय बीतता गया। रणबीर, जयंत, शेरा और बाकी लोग भी आसपास इकट्ठा हो गए। कुछ समय बाद जय भी बाहर आया। वो अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था, लेकिन अवसर छोड़ना नहीं चाहता था। आरव ने उसे एक स्टोरेज बैग दिया। ब्रदर ली, इसे लेकर जल्दी ठीक हो जाओ। जय पहले मना करने वाला था, लेकिन अंदर की चीजें देखकर तुरंत मान गया। इतना कीमती सामान वह कैसे ठुकराता? सभी लोग अब बैरियर के बाहर खड़े थे, इंतजार कर रहे थे। समय धीरे धीरे बीतता गया और फिर आ गया बैंग। क्रिम्सन स्काई डेमन फ्लेम का बीज अचानक ऊपर की ओर उछला, मात्र बीज से अलग होकर बाहर आ गया। एक चमकदार नीली लौ शून्य में तैर रही थी और उसी समय बाहरी अवरोध टूट गया। आरव, मुखबिर, जय, रेड विच, समृद्धि और अन्य लोग तेजी से वहां पहुंचे। उनमें सबसे तेज स्वाभाविक रूप से आरव था, जिसने फीनिक्स टेक्निक का उपयोग किया और एक पल में पहुंच गया। उसके बाद ब्लू वॉ स्पैरो थी। मोरकुल की गति कोई मजाक नहीं थी। डेमन स्टार अबिस और क्रिम्सन विच उसके पीछे पीछे आए, जबकि गंभीर रूप से घायल जय सबसे धीमा था। जैसे जैसे कोई क्रिम्सन स्काई डेमन फ्लेम के बीच के करीब आता, उसकी ठंडी ऊर्जा और स्पष्ट महसूस होती थी। क्या यह एक चिंगारी थी, या फिर इसे बर्फीला खजाना कहना ज्यादा सही होगा? मेरा। समृद्धि अचानक तेज हो गई। वो सच में क्रिम्सन स्काई डेमन फ्लेम चाहती थी। एक बार इसे शुद्ध कर लिया जाए तो यह निश्चित रूप से एक शक्तिशाली आक्रमण हथियार बन जाएगा। इसके अलावा अब जब उसके पास यिन यांग सेक्रेड बॉडी है तो इसे शुद्ध करना उसके लिए और भी आसान होगा। माफ करना, ये पहले मेरा है। आरव ने फीनिक्स टेक्निक की पूरी शक्ति का उपयोग करते हुए अपनी गति और बढ़ा दी। उसे हर हाल में इस क्रिम्सन स्काई डेमन फ्लेम का बीज हासिल करना था, ताकि उसकी शक्ति के माध्यम से वे मूल स्रोत के और करीब पहुंच सकें। क्रिम्सन स्काई डेमन फ्लेम का बीज बेहद कमजोर था। वह शून्य में तैर रहा था और जल्द ही उसने एक शक्तिशाली आभा महसूस की। वह डर गया। उसकी चेतना बहुत सीमित थी, इसलिए वह भागना चाहता था, लेकिन वह 2 कदम भी नहीं बढ़ा पाया कि अचानक एक फीनिक्स की आवाज गूंजी और एक आकृति प्रकट हुई। वह आरव था, जिसने उसे तुरंत पकड़ लिया। कहाँ जा रहा है? अब तू मेरा है, आरव हंसते हुए बोला। उसका मूड बहुत अच्छा था। क्रिम्सन स्काई डेमन फ्लेम को पकड़ना बेहद आसान रहा। समृद्धि वहीं रुक गई और ठंडी नजरों से आरव को घूरने लगी। वह साफ तौर पर गुस्से में थी। उसने मन ही मन सोचा, अगर उसे पता है कि मुझे ये पसंद है तो वह मुझे क्यों नहीं देता। क्रिम्सन विच, डेमन स्टार अबिस, जय और बाकी लोग भी रुक गए और धीरे धीरे पास आए। क्रिम्सन स्काई डेमन फ्लेम का बीज पहले ही छिन चुका था। अब उनके पास क्या विकल्प था? आरव से छीनना? मजाक कर रहे हो? ऐसा करना आत्महत्या के बराबर था। बधाई हो ब्रदर, जय ने हाथ जोड़कर कहा। उसका चेहरा अभी भी बहुत पीला था। ब्रदर, अगला मौका क्या है? क्या तुम पैराडाइज जा रहे हो? अगर तुम जाओगे तो मैं नहीं जाऊंगा, मुखबिर ने बेबसी से कहा। हे तो मत जाओ, वैसे भी सब मेरा ही है। आरव हंस पड़ा। तो नहीं, मुझे फिर भी जाना होगा, मुखबिर ने थोड़ा सोचकर कहा। ओह, जैसी तुम्हारी मर्जी। आरव को कोई फर्क नहीं पड़ा। मुखबिर मन ही मन सोच रहा था, अगर वहां नहीं गए तो फिर मजा कहाँ मिलेगा।
क्या उसने नहीं देखा कि राजेश, लिटिल डेमन लॉर्ड और लिटिल लोधी भी वहीं थे? आरव को उसके विचारों का कोई अंदाज़ा नहीं था, और अगर होता भी तो वह परवाह नहीं करता। ठीक है, मैं अब चलता हूँ, अलविदा। मुखबिर ने मुट्ठी बांधकर सलाम किया और अपने लोगों के साथ चला गया। समृद्धि शून्य में खड़ी रही, ठंडी आवाज में सूंघते हुए जाने लगी, लेकिन अचानक रुक गई और मुड़कर आरव को देखने लगी। आरव मुस्कुराया। समृद्धि ने थोड़ा सोचा, फिर सिर हिलाया और रुक गई। आरव ने उसे गुप्त रूप से संदेश दिया कि वह बाद में उसे क्रिम्सन स्काई डेमन फ्लेम का एक बीज देगा और थोड़ी देर इंतजार करने को कहा। ब्रदर ली, तुम्हारा क्या? आरव ने पूछा। तुम जा रहे हो? जय ने कुछ सोचकर कहा। मैं अभी नहीं जाऊंगा, पहले अपनी चोटें ठीक कर लूंगा। आरव ने सिर हिलाया। जय को ठीक होने में अभी कुछ दिन और लगेंगे। स्कारलेट विच चुपचाप आरव के पास खड़ी रही और उससे सट गई। उसे क्रिम्सन फ्लेम के मौके से ज्यादा मतलब नहीं था। सभी लोग नीचे उतर गए और जय फिर से एकांत साधना में चला गया। आरव गुफा में लौट आया। वह क्रिम्सन स्काई डेमन फ्लेम के बीज को शुद्ध करना चाहता था और फिर मूल बीज को अपने साथ ले जाएगा। गुप्त क्षेत्र के बाकी मौके खो जाएंगे, उससे उसे क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी वह कोशा का सम्राट है, ये गुप्त क्षेत्र खुद उसी का है। उसे बस और शक्तिशाली बनना है, बाकी सब बाद की बात है। आरव ने क्रिम्सन स्काई डेमन फ्लेम को अपने हाथ में कसकर पकड़ा। जैसे ही उसने धीरे धीरे अपनी हथेली खोली, एक नीली दैवीय आग की गेंद असाधारण चमक के साथ बाहर आई। वह आग डर गई और आरव के हाथ से भागना चाहती थी, लेकिन आरव ने उसे मजबूती से पकड़े रखा, जिससे वह निकल नहीं पाई। चिंता मत करो, तुम मरोगे नहीं। आरव मुस्कुराया। उसने अजूर फ्लेम टेक्निक चलाना शुरू किया ताकि इस बीज को अवशोषित और शुद्ध कर सके। उसे इसे अपने शरीर का हिस्सा बनाना था। शुद्धिकरण एक कठिन प्रक्रिया थी, खासकर क्रिम्सन स्काई डेमन फ्लेम जैसा स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वोच्च खजाना। सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञों को भी इसमें बहुत समय लगता है, लेकिन आरव अलग था। उसके पास एनलाइटनमेंट सीड था जो अन्य चीज़ों को समझने में बहुत मदद करता है। इसी वजह से उसकी शक्ति इतनी तेजी से बढ़ी थी और यह पूरी तरह एनलाइटनमेंट सीड से जुड़ा हुआ था। इसी की मदद से उसने तेजी से शुद्ध करने का तरीका समझ लिया और उसके हाथ में मौजूद क्रिम्सन स्काई डेमन फ्लेम जल्दी ही काबू में आ गई। 2 घंटे बाद आरव की हथेली में मौजूद क्रिम्सन हेवन डेमन फ्लेम सिकुड़ने लगी और पहले के मुकाबले केवल एक छोटा सा हिस्सा ही बचा। 1 और घंटा बीत गया, तब तक केवल एक हल्की सी लौ शेष रह गई थी। वह लौ उसकी हथेली के माध्यम से उसके दांतिन में समा चुकी थी और उसकी शक्ति का हिस्सा बन गई थी। अब आगे जब वह किसी से लड़ेगा तो अजूर फ्लेम टेक्निक के जरिए सीधे क्रिम्सन स्काई डेमन फ्लेम की शक्ति का उपयोग कर सकेगा। उसने संतोष से सोचा कि यह मेल अच्छा है, बस आग की मात्रा थोड़ी कम है। अगर मदर स्पीशीज मिल जाए तो परिणाम अलग होंगे। आखिरकार क्रिम्सन स्काई डेमन फ्लेम स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वोच्च खजाना है, जिसकी शक्ति अपार है और अर्थ को फ्लेम उससे तुलना ही नहीं कर सकती। आधे दिन से भी कम समय में आरव गुफा से बाहर आ गया। उसकी शुद्धिकरण की गति ने ब्लू वॉस्पैरो और रेड विच को चौंका दिया, क्योंकि वे जानते थे कि ऐसे खजाने को शुद्ध करना कितना कठिन होता है। समृद्धि की आंखों में हैरानी झलक रही थी। वह पूछना चाहती थी कि क्या उसने सच में इसे शुद्ध कर लिया है, लेकिन चुप रही। स्कारलेट विच ने सीधे पूछा, तुम सफल हो गए? आरव ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। सभी हैरान थे कि उसने इतने कम समय में पूरा क्रिम्सन स्काई डेमन फ्लेम सीड शुद्ध कर लिया। आरव ने कहा कि उसे कुछ और काम है और रेड विच से वहीं इंतजार करने को कहा। फिर वह बाहर की बाधा की ओर बढ़ गया। सभी को उत्सुकता थी कि वह क्या करने वाला है। उसने आंखें बंद की और उसके शरीर से 7 रंगों की हल्की लेकिन पवित्र आभा निकलने लगी। जैसे ही उसने बाधा को छुआ, अचानक वहां एक शून्य द्वार जैसा खुल गया। सब लोग स्तब्ध रह गए। यह असंभव था। आरव बिना किसी रुकावट के अंदर चला गया और क्रिम्सन स्काई डेमन फ्लेम के मदर बॉडी के पास पहुंच गया। उसके शरीर से उसी लौ की आभा निकल रही थी जो उसने अभी अभी शुद्ध की थी, इसलिए मदर बॉडी ने उसे बिल्कुल भी अस्वीकार नहीं किया। आरव मुस्कुराया और मदर बॉडी को छूकर उसे भी शुद्ध करना शुरू कर दिया। शुरुआत में थोड़ी प्रतिरोध हुआ, लेकिन धीरे धीरे वह भी शांत हो गया। बाहर खड़े लोग, खासकर समृद्धि और स्कारलेट विच, ये देखकर दंग रह गए। ये सब उनकी समझ से बाहर था। 1 घंटा, फिर 3 घंटे, फिर एक पूरा दिन बीत गया। आरव लगातार शुद्ध करता रहा और उसने मदर बॉडी का आधा हिस्सा अपने अंदर समा लिया। अनुमान था कि 1 और दिन में वह पूरी क्रिम्सन स्काई डेमन फ्लेम को अपने शरीर में समा लेगा। लेकिन तभी संकट आ गया। दूर से 6 शक्तिशाली आभाएं तेजी से करीब आ रही थीं। ये थे राजेश, एनके, विराज, अमन, ईमो और गोलू। उनके आने से माहौल में अफरातफरी मच गई। यहाँ अब बहुत कम लोग बचे थे।
समृद्धि, जय और क्रिम्सन विच ही सबसे मजबूत थे, लेकिन वे भी मिलकर राजेश का सामना नहीं कर सकते थे। राजेश और उसके साथी हत्या के इरादे से आए थे, लेकिन उन्हें आरव की उपस्थिति महसूस नहीं हुई। वे जानते थे कि आरव अभी शुद्धिकरण के बीच में होगा और अगर इस प्रक्रिया को बीच में रोका गया तो उसे भारी नुकसान होगा। यही उनका मौका था। राजेश ने ठंडे स्वर में पूछा, आरव कहाँ है? उसकी नज़र भीड़ पर घूम रही थी। समृद्धि आगे आई और उसका सामना किया। क्रिम्सन विच और जय भी आगे बढ़े, लेकिन उनकी ताकत सामने वालों के मुकाबले बहुत कम थी। बुल डेमन किंग गुस्से से दहाड़ा, पुराने बदले की आग उसकी आंखों में साफ दिख रही थी। माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया। इसी बीच शेरा घबरा गया। वह आरव का स्पिरिट बीस्ट था और उनके बीच मानसिक संबंध था। उसने तुरंत आंखें बंद की और पूरी स्थिति आरव तक पहुंचाने की कोशिश की ताकि वह जल्दी बाहर आ सके, वरना जब तक वह बाहर आएगा शायद सब खत्म हो चुका होगा। दूसरी तरफ विराज ने स्कारलेट विच को चुनौती दी और दक्वांग ने समृद्धि को। दोनों पक्षों के बीच पुरानी दुश्मनी और टकराव साफ झलक रहा था। स्कारलेट विच ने दृढ़ता से जवाब दिया कि वह पीछे नहीं हटेगी, चाहे उसे अपनी पूरी शक्ति ही क्यों न लगानी पड़े, वह आरव की रक्षा करेगी। माहौल अब युद्ध के कगार पर था और कोई नहीं जानता था कि अगले ही पल क्या होने वाला है। जीनियस सूची में मौजूद प्रतिभाओं की तो बात ही छोड़ो, यहाँ तक कि आरव भी उन्हीं में से एक है ना? उसने बुल डेमन किंग, क्रोकोडाइल डेजर्ट और एलिफेंट स्वॉलोअर को नहीं मारा, यहाँ तक कि लिटिल डेमन लॉर्ड को पकड़ने के बाद भी तुरंत नहीं मारा। सब इसलिए क्योंकि वे उनके पीछे खड़े लोगों से डरते हैं। आखिरकार जैसे ही वे सीक्रेट रेल्म से बाहर निकलेंगे, वे सीधे बाहरी दुनिया में दिखाई देंगे। अगर यह खबर फैल गई कि उसने उन्हें अंदर मार दिया तो वे महान विशेषज्ञ उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जय, पिछली बार तुम काफी उछल रहे थे, अब जब मैं आ गया हूँ, क्या करना चाहते हो? राजेश ने ठंडे स्वर में कहा। जय ने गुस्से में जवाब दिया, राजेश, तुमने इंसानों का अंधाधुंध कत्ल किया है, तुम्हें मरना चाहिए। राजेश हंसा, लेकिन उसे अब भी आरव की मौजूदगी महसूस नहीं हुई। इससे साफ था कि वह यहाँ नहीं है। उसने व्यंग्य से मुस्कुराते हुए जय को चुनौती दी। लिटिल लोधी और लिटिल डेमन लॉर्ड भी आगे बढ़ने को तैयार थे, जबकि उनके सामने समृद्धि और क्रिम्सन विच खड़ी थीं। तभी अचानक एलिफेंट स्वॉलोअर चिल्लाया, वहां देखो। सभी ने मुड़कर देखा। क्रिम्सन स्काई डेमन फ्लेम के भीतर मदर फ्लेम के नीचे एक धुंधली सी मानव आकृति दिखाई दे रही थी। आरव, राजेश और बाकी सब चौंक उठे। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि वह बैरियर के अंदर कैसे पहुंच गया। लिटिल डेमन लॉर्ड और लिटिल लोधी भी स्तब्ध थे। राजेश घबरा गया। यह वही अवसर था जिस पर उसकी नज़र थी, और अब आरव न सिर्फ बीज बल्कि मदर बॉडी भी हासिल कर रहा था। सबके मन में डर बैठ गया। अगर आरव और मजबूत हो गया तो उनका अंत निश्चित है। राजेश ने तुरंत फैसला लिया, बैरियर तोड़ो, कम से कम उसे डिस्टर्ब करो। सभी ने मिलकर हमला शुरू कर दिया। समृद्धि ने यिन यांग शक्ति का उपयोग करके उन्हें रोकने की कोशिश की। क्रिम्सन विच ने भी अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए अपनी एसेंस ब्लड जला दी और जय ने तलवारों की दीवार खड़ी की, लेकिन राजेश ने एक ही वार में उसे तोड़ दिया और जय को गंभीर रूप से घायल कर दिया। उनकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं था। राजेश और उसके साथी बैरियर पर हमला करने लगे, लेकिन चाहे जितना भी हमला करें बैरियर पर कोई असर नहीं पड़ा। वह बिल्कुल अडिग था। राजेश पागल होने लगा। आरव अंदर सुरक्षित था और मदर फ्लेम को रिफाइन कर रहा था। समृद्धि और बाकी लोग भी अब समझ गए कि बैरियर टूटने वाला नहीं है, इसलिए वे बस देखते रहे। तभी राजेश ने योजना बदली, रेड विच और समृद्धि को पकड़ लो। आरव बाहर आएगा तो इन्हें ढाल बनाकर उसे धमकाएंगे। ये सुनते ही सबने हमला कर दिया। समृद्धि और क्रिम्सन विच ने पूरी ताकत से मुकाबला किया, लेकिन वे पीछे धकेल दी गईं। राजेश ने सीधे जय पर हमला किया और कुछ ही पलों में उसे बुरी तरह घायल कर दिया। फिर उसने उसका प्राइमोर्डियल स्पिरिट सील कर दिया और उसे अपने स्पिरिट बीस्ट पाउच में कैद कर लिया। जय के अनुयायी ये देखकर पागल हो गए और राजेश पर टूट पड़े, लेकिन उसकी ताकत के सामने वे टिक ही नहीं पाए। कुछ ही पलों में सबको दबा लिया गया, उनके प्राइमोर्डियल स्पिरिट सील कर दिए गए और उन्हें भी कैद कर लिया गया। राजेश ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा कि ये सब उसके ब्लड पिल के लिए सामग्री बनेंगे। दूर छिपे रणबीर, जयंत, शेरा और बाकी लोग ये सब देखकर कांप उठे। उन्हें समझ आ गया कि हालात कितने खराब हो चुके हैं। शेरा ने धीरे से कहा, अगर वो यहाँ आ गया तो हम सब अलग अलग भागेंगे। शेरा ने धीरे से कहा। वह भले ही शेर था, लेकिन स्वभाव से बेहद डरपोक था। राजेश के आने से पहले ही वह डरकर पीछे हट चुका था। इस समूह में सबसे मजबूत रणबीर था, लेकिन वह सिर्फ नासन सोल रेल्म में था। राजेश के लिए तो वह देखने लायक भी नहीं था। इसलिए राजेश ने उन्हें बस दूर से देखा और पकड़ने की जरूरत नहीं समझी।
उसके लिए क्रिम्सन विच और ब्लू वॉर स्पैरो ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, बाकी लोग तो उसके लिए बस बेकार बलि के समान थे। राजेश ने शांत भाव से बाकी दो युद्ध क्षेत्रों की ओर देखा। स्कारलेट विच और समृद्धि दोनों की हालत बहुत खराब थी। समृद्धि अपनी नीली कवच में यिनयांग ऊर्जा को पूरी ताकत से चला रही थी, लेकिन फिर भी चरण और सम के सामने कमजोर पड़ रही थी। उसकी कवच टूट चुकी थी और वह बुरी तरह घायल थी। दूसरी तरफ क्रोकोडाइल डेजर्ट और विराज मिलकर क्रिम्सन विच से लड़ रहे थे। उसने अमूवेबल इमॉर्टल ड्यू का 1/3 हिस्सा शुद्ध किया था, जिससे उसका शरीर मजबूत हुआ था, लेकिन उसकी कल्टिवेशन अभी भी कम थी। लिटिल डेमन लॉर्ड के सामने अकेले ही कमजोर थी और अब दो लोगों के सामने तो बिल्कुल ही नहीं टिक पा रही थी। ओएक्स डेमन किंग किनारे खड़ा सब देख रहा था। अगर कोई भागने की कोशिश करता तो वह तुरंत रोक देता। राजेश खुद कुछ नहीं कर रहा था, उसे पता था कि यह सिर्फ समय की बात है और दोनों हार जाएंगी। इसी बीच क्रिम्सन स्काई डेमन फ्लेम के अंदर नीली भयावह अग्नि लगातार चमक रही थी और आरव के शरीर में समा रही थी, उसके दांतियन से पूरे शरीर को पोषित कर रही थी। आरव आंखें बंद किए पूरी तरह शुद्धिकरण में लीन था। बाहर क्या हो रहा है उसे बिल्कुल पता नहीं था, लेकिन तभी शेरा की आवाज उसकी आत्मा में गूंजने लगी, बड़े भाई कुछ गड़बड़ हो गया है। राजेश और बाकी लोग आ गए हैं, जय को पकड़ लिया गया है। वे क्रिम्सन विच और ब्लू वॉर स्पैरो को सताते हैं। ये सुनकर आरव की आंखें खुल गईं। उसने बाहर देखा और सब समझ गया। राजेश के तुम मौत को बुला रहे हो। आरव गुस्से से भर उठा। वह तुरंत बाहर जाना चाहता था, लेकिन अब वह क्रिम्सन स्काई डेमन फ्लेम का 3/4 हिस्सा शुद्ध कर चुका था। अगर वह अभी रुकता तो न केवल शुद्धिकरण अधूरा रह जाता बल्कि उसे भारी नुकसान भी होता। उसने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन गुस्सा काबू से बाहर था। वह बाहर जाकर सबको मार देना चाहता था। तभी अचानक उसके मन में लोली की आवाज आई, जल्दी मत करो, मुझे संभालने दो। मैं क्रिम्सन स्काई डेमन फ्लेम को तुम्हारे शरीर में सील कर दूंगा। आरव चौंक गया, लेकिन तुरंत पूछा, कितना समय लगेगा? जवाब मिला, 1/4 घड़ी। आरव ने सोचा और मान गया, ठीक है जल्दी करो। लोली बाहर निकला और 7 रंगों की दिव्य रोशनी से मदर फ्लेम को घेर लिया। आरव बेचैन था, लेकिन उसने खुद को संभाला। कम से कम 15 मिनट तक उन्हें टिके रहना होगा। बाहर समृद्धि और क्रिम्सन विच पूरी तरह दब चुकी थीं। वे सिर्फ बचाव कर रही थीं, हमला करने की ताकत भी नहीं बची थी। स्कारलेट विच खून उगलते हुए बोली, तुम पछताओगे। विराज हंसा, पछताएगा आरव, तुम उसकी मौत अपनी आंखों से देखोगी। उन्हें पूरा भरोसा था कि आरव चाहे कितना भी शक्तिशाली हो उनके सामने टिक नहीं पाएगा। दूसरी तरफ समृद्धि की हालत भी खराब थी। उसका शरीर खून से लथपथ था, यिनयांग शक्ति भी कमजोर पड़ चुकी थी। चरण और सम मिलकर उस पर हमला कर रहे थे। उसने पूरी ताकत से जवाब दिया और एक शक्तिशाली वार से सम के शरीर को नुकसान पहुंचाया, लेकिन उसी समय क्रिम्सन स्पिरिट ड्रैगन ने पीछे से हमला किया। एक तेज वार से उसकी पीठ चीर दी गई और वह खून उगलते हुए नीचे गिर पड़ी। उधर क्रिम्सन विच भी हार चुकी थी और जमीन पर गिर गई थी। सैम गुस्से में समृद्धि पर बार बार पैर मारकर उसे कुचल रहा था। उसका शरीर खून में डूब गया और अंत में वह बेहोश हो गई। उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान थी। उसने आखिरी बार क्रिम्सन स्काई डेमन फ्लेम की ओर देखा और अपनी आंखें बंद कर लीं। क्रिम्सन स्पिरिट ड्रैगन ने सम को रोका, बस करो, अगर उसे मार दिया तो पीकॉक क्लैन का गुस्सा झेलना पड़ेगा। ये सुनकर वह रुक गया। फिर विराज ने खून में पड़ी क्रिम्सन विच की ओर देखते हुए ठंडी आवाज में कहा, अब पछतावा हो रहा है। स्कारलेट विच बुरी तरह घायल थी, मुश्किल से होश में थी, लेकिन पूरी तरह बेहोश नहीं हुई थी। ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि यम अभी भी हाथ रोककर लड़ रहा था, वरना स्कारलेट विच की ताकत के हिसाब से वह कब की बेहोश हो चुकी होती। आखिर दोनों के बीच शक्ति का अंतर बहुत बड़ा था। तुम स्कारलेट विच गुस्से में फिर से खून उगल बैठी। यम ठंडी हंसी के साथ बोला, असल में मैं डेमन एम्परर की वजह से तुम्हें छूना नहीं चाहता था, लेकिन तुमने खुद ये सब किया है तो अब मुझे दोष मत देना। रेड विच ने दांत भींचकर कहा, तुम पछताओगे। जब आरव बाहर आएगा वह तुम सबको मार डालेगा। यम हंस पड़ा, वो बाहर आ भी जाए तो क्या कर लेगा? हम सब मिलकर क्या उसके लिए काफ़ी नहीं है? उसकी बात गलत भी नहीं थी। राजेश अकेला ही आरव का सामना कर सकता था और साथ में बुल डेमन किंग, लिटिल लोधी और लिटिल डेमन लॉर्ड जैसे ट्रिब्यूलेशन रेल्म के तीसरे स्तर के प्रतिभाशाली भी थे। इस समय आरव अभी भी उनसे सीधा मुकाबला करने लायक नहीं था। बाहर की दुनिया में डेमन लॉर्ड और डेमन एम्परर कभी रेड विच और यम को डाउएस्ट कपल बनाने की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ सीक्रेट रेल्म में दोनों दुश्मन बन चुके थे। अगर वे महान विशेषज्ञ ये देख लेते तो शायद डेमन एम्परर सीधे डेमन लॉर्ड पर ही हमला कर देता। तुम बस इंतजार करो।
स्कारलेट विच ने गुस्से से कहा। तभी राजेश आगे बढ़ा और बोला, बहस बंद करो, इन्हें टांग दो। अगर आरव को धमकाने में काम आ जाए तो ठीक, नहीं तो। उसकी आंखों में ठंडी चमक आई। हम सब मिलकर उसे मार देंगे। किसी ने विरोध नहीं किया। स्कारलेट विच ने तुरंत अपनी प्राइमोर्डियल स्पिरिट शक्ति इकट्ठी की और खुद को विस्फोट करने की कोशिश की। वह किसी कीमत पर आरव के लिए बोझ नहीं बनना चाहती थी। लेकिन उसी पल राजेश हरकत में आया। उसने झटके से उसकी आत्मा सील कर दी, जिससे वह आत्मविनाश भी नहीं कर सकी। मरना चाहती हो? अभी नहीं, उसने ठंडी हंसी के साथ कहा और उसे पकड़कर दूर खड़े एलिफेंट डिवाउरर की ओर फेंक दिया। दूसरी तरफ ब्लू वॉस्पैरो को भी पकड़कर उसी के पास फेंका गया। फिर दोनों को लोहे की जंजीरों से बांधकर एक विशाल पेड़ पर लटका दिया गया। कौन सोच सकता था कि प्रोडिजी रैंकिंग की दो महान प्रतिभाएं इस हालत में पहुंच जाएंगी। समृद्धि बेहोश थी, लेकिन रेड विच अभी भी होश में थी। इस हालत में वह चाहती थी कि काश वह भी बेहोश हो जाए, ताकि दर्द और अपमान महसूस न करना पड़े। दूर खड़े रणबीर, जयंत और बाकी लोग दांत पीस रहे थे, लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे। उनकी ताकत इतनी कम थी कि क्रोकोडाइल डेजर्ट अकेला ही उन्हें कुछ ही पलों में खत्म कर सकता था। जयंत का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। अब क्या करें? शेरा ने आंखें बंद कर लगातार आरव को संदेश भेजना शुरू कर दिया। उम्मीद थी कि वह जल्द बाहर आ जाएगा। उधर क्रिम्सन स्काई डेमन फ्लेम के अंदर आरव का क्रोध चरम पर था। राजेश, अमन, एन के विराज, ईमो, गोलू, तुम में से कोई नहीं बचेगा। उसकी हत्या की भावना इतनी तीव्र थी कि बैरियर तक कांप उठा। उसकी शक्ति लगातार बढ़ रही थी। मिरियड फिनोमिना और क्रिम्सन स्काई डेमन फ्लेम का सीलिंग लगभग पूरा हो चुका था। एनलाइटनमेंट सीड भी तेजी से एंशंट आर्टिफैक्ट्स को शुद्ध कर उसकी शक्ति बढ़ा रहा था। आरव, एनलाइटनमेंट सीड और मिरियड फिनोमिना तीनों आपस में जुड़े हुए थे, इसलिए उनका क्रोध भी एक जैसा था, सब कुछ नष्ट कर देने वाला। आरव के मन में राजेश के प्रति गहरी नफरत और रेड विच व समृद्धि के अपमान का बदला लेने की आग जल रही थी। उसकी कल्टिवेशन अब सी ओपनिंग रेल्म के 8वें स्तर के शिखर पर पहुंच चुकी थी और वह किसी भी समय ब्रेक थ्रू कर सकता था, लेकिन वह इसे रोक कर रखे हुए था, सही समय का इंतजार कर रहा था। आखिरकार उसके पीछे की विशाल क्रिम्सन फ्लेम पूरी तरह गायब हो गई और उसके शरीर में समा गई। मिरियड फिनोमिना वापस उसके भीतर लौट आया और एनलाइटनमेंट सीड ने भी अपनी ऊर्जा देना बंद कर दिया। आरव ने ठंडी हंसी के साथ कहा, अब तुम सबको मरना होगा। बूम! क्रिम्सन स्काई डेमन फ्लेम के बैरियर से एक भयानक गर्जना गूंजी। राजेश और बाकी लोग चौंक कर देखने लगे और वहां आरव खड़ा था। उसकी आंखों में भयंकर हत्या की इच्छा जल रही थी। आरव की आंखें असीम क्रोध से जल रही थीं। उसका चेहरा विकृत और बेहद खून का प्यासा लग रहा था। उसके प्रकट होते ही आसपास की जगह कांप उठी और तापमान अचानक गिर गया। उसकी भयानक हत्या की इच्छा पूरे सीक्रेट रेल्म में फैल चुकी थी। आरव, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो, विराज ने ठंडी आवाज में कहा। हा आरव, आज तुम्हारी मौत का दिन है। क्रिम्सन स्पिरिट ड्रैगन गरजा। आरव, तुमने मेरा इतना मांस खाया है, आज तुम्हें मरना होगा। बुल डेमन किंग ने क्रूरता से कहा। आरव, तुमने मुझे अपना माउंट बनाकर अपमान किया, तुम्हें मरना ही होगा। डिवावरिंग एलिफेंट चिल्लाया। आरव, तुमने मेरे कबीले का अपमान किया, आज मैं तुम्हें चूर चूर कर दूंगा। क्रोकोडाइल ने कहा। ही, आखिर तुम बाहर आ ही गए आरव, आज तुम जरूर मरोगे। चिंता मत करो, तुम्हारा सिर काटकर मैं सुनैना को दिखाऊंगा। क्या मैं अच्छा दोस्त नहीं हूँ? हा। राजेश हंसा। उन्हें अभी भी हालात की गंभीरता का अंदाजा नहीं था। आरव अभी भी सी ओपनिंग रेल्म के 8वें स्तर के शिखर पर था। भले ही वह गुस्से में था तो क्या, भले ही उसने क्रिम्सन स्काई डेमन फ्लेम को रिफाइन किया हो तो क्या वह इतने सारे शक्तिशाली दुश्मनों के संयुक्त हमले को झेल सकता है? उनकी नज़र में नहीं। दूर पेड़ से लटकी रेड विच ने कमजोर आवाज में कहा, आरव, जल्दी भाग जाओ। उसकी हालत बहुत खराब थी और उसकी प्राइमोर्डियल स्पिरिट सील थी, इसलिए वह बिल्कुल कमजोर थी। आरव ने अपने क्रोध को दबाया और सीधे हमला नहीं किया। वह पहले रेड विच और ब्लू वॉस्पैरो की तरफ बढ़ा। उसका अचानक आना राजेश और बाकी लोगों को चौंका गया। स्वॉलो एलिफेंट, उसे रोक! राजेश चिल्लाया। डिवावरिंग एलिफेंट तुरंत सामने आया, लेकिन आरव की आंखों में उबलता हुआ गुस्सा देखकर सब बदल गया। मर जाओ! उसने फीनिक्स टेक्निक का उपयोग किया। डिवाइन फीनिक्स स्लैश। एक विशाल फीनिक्स की छवि उसके पीछे उभरी और एक ही पल में हमला डिवावरिंग एलिफेंट के शरीर को 2 हिस्सों में काट गया। उसका शक्तिशाली शरीर बिल्कुल बेकार साबित हुआ। फिर उस हमले की ऊर्जा ने उसके शरीर को पूरी तरह तोड़ना शुरू कर दिया। डिवावरिंग एलिफेंट ने तुरंत अपनी आत्मा अलग कर ली और भागने लगा, लेकिन आरव ने उसे छोड़ने का इरादा नहीं किया।
उसने तुरंत उसका पीछा किया और उसकी आत्मा को पकड़ लिया। मुझे मत मारो, मैं एंशिएंट ड्रैगन एलिफेंट क्लैन के प्रमुख का बेटा हूँ। वह डर गया। आरव ने ठंडी हंसी के साथ कहा, मौका मिला तो पूरे एंशिएंट ड्रैगन एलिफेंट क्लैन को खत्म कर दूंगा। उसने आग से उसकी आत्मा को जला दिया। आह! और अगले ही पल वह पूरी तरह राख बन गया। सब कुछ एक पल में खत्म हो गया। राजेश और बाकी लोग बस देखते रह गए। आरव बिना कुछ कहे रेड विच और ब्लू वॉर स्पैरो के पास गया। समृद्धि बेहोश थी और खून से लथपथ थी, जिससे आरव का दिल जल उठा। आरव! रेड विच की आंखों में आंसू आ गए। मैं आ गया हूं, अब बाकी मुझे संभालने दो, आरव ने कहा। उसने दोनों को आज़ाद किया, उनकी मुहर हटाई, दवाइयां दी और उन्हें सुरक्षित अपने स्पिरिट बीस्ट पाउच में रख लिया। फिर उसने ठंडे चेहरे से राजेश और बाकी लोगों की तरफ देखा। तुम लोग इतने गिर गए हो, मुझसे लड़ना है तो सामने से लड़ो, औरतों का इस्तेमाल करते हो। राजेश हंसा, जब तक तुम मर जाओ सब सही है। उसने तुरंत बाकी लोगों को संदेश दिया कि आरव ने अभी फीनिक्स टेक्निक इस्तेमाल किया है, इसलिए उसकी ऊर्जा कम होगी। अब उसे खत्म करो। राजेश सबसे पहले हमला करने दौड़ा। लिटिल लोधी, लिटिल डेमन लॉर्ड और बुल डेमन किंग भी उसके पीछे पीछे दौड़े। क्रोकोडाइल डेजर्ट सबसे पीछे था क्योंकि वह सबसे कमजोर था और सीधे लड़ने से बच रहा था। आरव ने गहरी सांस ली और कहा, ब्रेक इट। एक जोरदार धमाके के साथ उसने अपना कल्टिवेशन बढ़ा लिया और 8वें स्तर से सीधे 9वें स्तर के शुरुआती चरण में पहुंच गया। क्या? सब चौंक गए। राजेश ने तुरंत कहा, जल्दी मारो उसे। क्रिम्सन स्पिरिट ड्रैगन सबसे पहले हमला करने पहुंचा, लेकिन आरव ने फिर कहा, ब्रेक इट अगेन, और एक और धमाके के साथ वह 9वें स्तर के मध्य चरण में पहुंच गया। सब लोग पूरी तरह हैरान रह गए। क्रिम्सन स्पिरिट ड्रैगन ने हमला किया, लेकिन आरव ने तुरंत डिवाइन फीनिक्स स्लैश का उपयोग किया। एक और भयानक वार हुआ और उसका शरीर 2 हिस्सों में कट गया। हालांकि वह अभी जिंदा था। आरव उसके पास पहुंचा और बोला, सोल डिवाउरर, मून स्लेयर, हेवन एंड अर्थ अनाइलेशन स्ले। एक काली क्रॉस जैसी तलवार की ऊर्जा निकली। क्रिम्सन स्पिरिट ड्रैगन डर गया। अगर यह हमला लगता तो वह निश्चित रूप से मर जाता। लेकिन उसी समय राजेश, विराज और गोलू पहुंच गए। रुको! उन्होंने मिलकर पूरी ताकत से उस हमले को रोक लिया। धड़ाम! आखिरकार वे आरव के उस घातक वार को रोकने में सफल हुए। आरव शून्य में खड़ा था और नीचे सब कुछ शांत नजरों से देख रहा था। लिटिल लोधी को न मार पाने पर उसे हल्का अफसोस था। वह उसे उसी तलवार के वार से खत्म करना चाहता था। धत! आरव ने गहरी सांस ली। उसने लगातार 2 बार डिवाइन फीनिक्स स्लैश इस्तेमाल किया था और अभी अभी डिवावरिंग स्पिरिट मून स्लैश में अपनी लगभग सारी स्पिरिचुअल पावर झोंक दी थी। क्रिम्सन स्पिरिट ड्रैगन ने राहत की सांस ली। वह बच गया था। उसका शरीर आधा टूट चुका था, लेकिन कुछ समय में वह ठीक हो सकता था। राजेश, विराज और गोलू भी घायल थे। आरव के क्रॉसकार के वार की ताकत इतनी ज्यादा थी कि अगर तीनों ने मिलकर उसे न रोका होता तो राजेश को छोड़ बाकी सब गंभीर रूप से घायल हो जाते। क्रिम्सन स्पिरिट ड्रैगन ने तुरंत गोलियां खाकर अपना शरीर ठीक करना शुरू किया। विराज, गोलू और एमो सभी आरव को डर के साथ देख रहे थे, क्योंकि वह फिर से और ताकतवर हो गया था। राजेश का चेहरा काला पड़ गया। उसने आरव की ताकत को बहुत कम आंका था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस इंसान को वह पहले चींटी समझता था वही अब उससे ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। अगर उसे मौका मिलता तो वह फतेहपुर सिटी में ही आरव को मार देता। उसने ठंडी हंसी के साथ कहा, तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर खत्म होने वाली है ना? अब देखता हूं तुम हमसे कैसे लड़ोगे। ये सुनकर बाकी लोग भी थोड़े निश्चिंत हो गए। इतने खतरनाक हमले करने के बाद उसके पास कितनी शक्ति बची होगी। लेकिन आरव हंसा, तुम सोचते हो मेरे पास बस यही ताकत है? उसने आंखें बंद की और लोली और एनलाइटनमेंट सीड से संपर्क किया। राजेश तुरंत चिल्लाया, नहीं, अभी मारो उसे। उसे एहसास हो गया था कि आरव के पास अभी भी कोई छुपा हुआ हथियार है। बुल डेमन किंग, लिटिल डेमन लॉर्ड और क्रोकोडाइल डेजर्ट भी तुरंत हमला करने दौड़े, लेकिन वे पास भी नहीं पहुंच पाए। आरव के शरीर से अचानक एक अजीब शक्ति निकलने लगी। ये शक्ति साफ, शुद्ध और बेहद भयावह थी। उसी पल आरव ने आंखें खोलीं। उसकी आंखों में जबरदस्त युद्ध भावना जल रही थी। मारो! उसके शरीर से सफ़ेद अमर धुंध निकलने लगी। ये धुंध हल्की दिखती थी, लेकिन इसमें बेहद भयानक शक्ति छिपी थी। राजेश और बाकी लोग दंग रह गए। ये कैसी शक्ति है? ये स्पिरिचुअल पावर नहीं थी, बल्कि उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली कुछ था। आरव के पीछे फीनिक्स धर्म इमेज प्रकट हुआ और इस बार उस पर हल्की अमर धुंध की परत थी। उसकी शक्ति पहले से कई गुना ज़्यादा हो गई थी। धड़ाम! बूम! राजेश और बाकी लोग तुरंत घायल हो गए।
वे अब बिल्कुल मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। राजेश खून उगलते हुए बोला, ये कैसी शक्ति है? उसका ब्लेजिंग सन धर्म फॉर्म भी एक बार नहीं झेल पाया। आरव गर्जा, बहुत बोल चुके, आज तुम सब मरोगे। उसने फीनिक्स टेक्निक का उपयोग करते हुए लगातार हमला शुरू कर दिया। राजेश, विराज, गोलू और एमो सबको उसने पीछे धकेल दिया। वे जवाब देने की हालत में नहीं थे। सबसे कमजोर क्रोकोडाइल डेजर्ट तो लड़ाई की लहर भी नहीं झेल पाया। मुझे बचाओ, वह चिल्लाया, लेकिन आरव पहले ही उसके सामने पहुंच चुका था। एक ही वार में वह खून की धुंध बन गया। उसकी आत्मा भी भाग नहीं पाई। आरव ने उसे पकड़कर तुरंत खत्म कर दिया। अब तुम्हारी बारी है। आरव ने खून से भरी मुस्कान के साथ बाकी लोगों की तरफ देखा। असल में आरव ने फीनिक्स पावर स्टार से बहुत सारे इमॉर्टल जेड हासिल किए थे। वह खुद उन्हें रिफाइन नहीं कर सकता था, लेकिन लोली और एनलाइटनमेंट सीड कर सकते थे। वे लगातार उन जेड को रिफाइन करके उसकी शक्ति बढ़ा रहे थे। इसी वजह से आरव को यह नई शक्ति मिली थी। बुल डेमन किंग डर गया। भागो! आरव की ताकत बहुत ज्यादा थी। स्वॉलोइंग एलिफेंट और क्रोकोडाइल डेजर्ट दोनों एक ही पल में मारे गए थे। लिटिल डेमन लॉर्ड भी डगमगाने लगा। क्रिम्सन स्पिरिट ड्रैगन का शरीर अभी ठीक हुआ था, लेकिन उसकी आभा कमजोर हो चुकी थी। वह तुरंत राजेश के पास आ गया। अब आरव किसी राक्षस से कम नहीं था। लेकिन राजेश ने दांत भींचकर कहा, अभी नहीं मारा तो बाद में वही हमें मारेगा। कुछ पल हिचकिचाने के बाद सबने सिर हिलाया। चारों, राजेश, बुल डेमन किंग, क्रिम्सन स्पिरिट ड्रैगन और विराज, जो ट्रिब्यूलेशन रेल्म के तीसरे स्तर के शीर्ष प्रतिभाशाली थे, उन्होंने अपनी पूरी ताकत और सारे ट्रम्प कार्ड्स का उपयोग किया और एक साथ आरव पर टूट पड़े। मारो! तुम सोचते हो कि तुम मुझसे लड़ सकते हो? आरव गर्जा, आज तुम सब मरोगे। उसकी आवाज के गिरते ही उसके शरीर से निकलने वाली अमर आभा अचानक और तीव्र हो गई। हल्की सी धुंध ने उसकी उपस्थिति को और भी भयावह बना दिया। इमॉर्टल जेड की शक्ति का उपयोग करते हुए उसने फिर से फीनिक्स टेक्निक चलाया। इस बार इसकी ताकत उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। एक साथ हमला करो! राजेश गर्जा, बुल डेमन किंग, क्रिम्सन स्पिरिट ड्रैगन और विराज ने तुरंत अपनी अपनी पूरी ताकत निकाल दी। विराज के शरीर पर काला कवच फिर से उभर आया। बुल डेमन किंग का शरीर हजारों फीट ऊंचा हो गया। लिटिल लोधी ने अपने सुनहरे पंखों को कवच में बदल लिया और राजेश के पीछे जलता हुआ सूर्य और भी भयानक हो गया। चारों ने इस बार कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर भी बेकार है, आरव ने ठंडी आवाज में कहा। उसके पीछे फीनिक्स धर्म और भी विशाल और शक्तिशाली रूप में प्रकट हुआ। अमर धुंध के साथ वह और भी दिव्य लग रहा था। वह सीधे बुल डेमन किंग के सामने पहुंचा। आकार चाहे कितना भी बड़ा हो, ताकत का फैसला उससे नहीं होता। एक वार में उसने बुल डेमन किंग के विशाल शरीर को कई टुकड़ों में काट दिया। बुल डेमन किंग दर्द से चिल्लाया, लेकिन फीनिक्स की दैवी शक्ति ने उसे दबा दिया। तभी लिटिल लोधी हमला करने आया, लेकिन आरव ने एक ही वार में उसकी तलवार तोड़ दी और उसे खून उगलते हुए पीछे फेंक दिया। फीनिक्स की शक्ति गोल्डन विंज्ड रॉक पर स्वाभाविक रूप से भारी पड़ती है। विराज और राजेश भी तुरंत पहुंचे और अपने सबसे शक्तिशाली हमले किए, लेकिन आरव ने फीनिक्स धर्म से उन्हें आसानी से रोक दिया। फिर उसने पलटवार किया। डबल फीनिक्स स्लैश! दो लाल सुनहरी किरणें राजेश और विराज की तरफ दौड़ीं। विराज की ढाल तुरंत टूट गई और उसकी दोनों टांगें कट गईं। राजेश ने किसी तरह अपने ब्लेजिंग सन धर्म से हमला रोका, लेकिन उसमें भी दरार पड़ गई। वो मुश्किल से बच पाया, लेकिन अगले ही पल आरव फिर उसके सामने था। डिवाइन फीनिक्स स्लैश! इस बार हमला सीधे राजेश पर गिरा। आरव की आंखों में वर्षों की नफरत जल रही थी। उसकी शादी, उसका अपमान, सब कुछ उसी के कारण था। मर जाओ! नहीं! एक ही वार में राजेश का शरीर दो हिस्सों में बंट गया। उसका ब्लेजिंग सुन भी टूट गया। उसका शरीर बिखरने लगा। उसने अपनी आत्मा को भागने दिया, लेकिन आरव ने तुरंत उसका पीछा किया। उसने उसकी असली आत्मा पकड़ ली और नकली को कुचल दिया। अब तुम मेरे हाथ में हो, आरव ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। राजेश डर गया और दया की भीख मांगने लगा। दूसरी तरफ विराज, गोलू और बाकी लोग डर से भागने लगे, लेकिन आरव ने उन्हें जाने नहीं दिया। उसने फीनिक्स टेक्निक से 3 किरणें छोड़ी। बुल डेमन किंग का शरीर फिर से टूट गया और उसने भी आत्मा छोड़कर भागने का फैसला किया। लिटिल लोधी ने अपने पंख त्याग कर किसी तरह जान बचाई, लेकिन वो बुरी तरह घायल हो गया। विराज ने भी अपनी जान बचाने के लिए खुद को विस्फोट कर दिया ताकि हमला रोका जा सके। उसकी प्राइमोर्डियल स्पिरिट भी एसेंस ब्लड के साथ भाग गई। आरव ने खुद से बुदबुदाया, इंजीनियस सूची के प्रतिभाशाली लोगों के पास अपने अपने बचाव के तरीके होते हैं, या यूं कहें कि उनकी शक्तिशाली ब्लड लाइन में छुपे हुए ट्रम्प कार्ड्स होते हैं। ठीक है, पहले भाग लो, लेकिन उससे क्या होगा?
आरव ने ठंडी हंसी के साथ कहा, लिटिल लोधी लिटिल डेमन लॉर्ड और बुल डेमन किंग के साथ उसका दुश्मनी थी, लेकिन वह राजेश जैसी जानलेवा नहीं थी। आरव ने राजेश की प्राइमोर्डियल स्पिरिट को हाथ में पकड़ा और ठंडी नज़रों से उसे देखा। तुम क्या चाहते हो? मुझे छोड़ दो। राजेश गरजा, छोड़ दूं? आरव हंसा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये संभव है? राजेश घबरा गया और बोला, मैं पलस मास्टर का शिष्य हूँ और भविष्य का दामाद भी। चुप रहो। आरव गरजा। सुनैना का नाम सुनकर उसका गुस्सा और भड़क गया। राजेश तुरंत डर गया। चिंता मत करो, तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा, आरव ने ठंडी आवाज में कहा। वह चाहता था कि राजेश उसकी पूरी नफरत का दर्द झेले। तभी जयंत, रणबीर, शेरा और बाकी लोग दौड़कर आ गए। बड़े भाई आप ठीक हैं? सबने पूछा। शेरा फिर से अकड़ दिखाने लगा, लेकिन सबने उसे घूरा। आरव ने राजेश की आत्मा पर कई सील्स लगा दिए और उसे जयंत को दे दिया। इसका अच्छे से स्वागत करना। जयंत ने ठंडी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। राजेश ने सोचा कि जब तक वह जिंदा है उम्मीद है, लेकिन अगली ही पल उसकी सोच टूट गई। चटाक चटाक, जयंत ने ऐसी कोड़े से मारना शुरू किया जो आत्मा को नुकसान पहुंचाता था। फिर उसने कई तरह के जहरीले पाउडर उस पर डाल दिए जो आत्मा को जलाते और सड़ाते थे। आह! राजेश दर्द से चिल्लाने लगा। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा फट रही हो। खुजली, जलन, ठंड, सड़न, हर तरह का दर्द एक साथ। मार डालो मुझे, वह चीख पड़ा। आरव ये सब देखकर संतुष्ट था। उसके जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन अब इस हालत में था। जय और बाकी लोग भी ये देखकर हैरान थे। मानव जाति का सबसे बड़ा प्रतिभाशाली अब इस तरह अपमानित हो रहा था। इसी बीच स्पिरिट बीस्ट पाउच के अंदर समृद्धि और रेड विच बात कर रही थीं। पहले वे एक दूसरे से नफरत करती थीं, लेकिन अब साथ लड़ने के बाद उनका नजरिया बदल गया था। तभी अचानक दोनों को बाहर बुलाया गया। बाहर आते ही उन्होंने आरव को देखा और राहत की सांस ली। तुम ठीक हो? समृद्धि ने पूछा। सब ठीक है, सब खत्म हो गया, आरव मुस्कुराया। तभी उन्हें दूर से राजेश की चीखें सुनाई दीं। उन्होंने देखा कि जयंत उसे बुरी तरह यातना दे रहा था। मुझे दादा कहो। नहीं। चटाक, दादा। आखिरकार राजेश टूट गया और जिसे वह चींटी समझता था उसे दादा कहने लगा। सब लोग इस दृश्य का आनंद ले रहे थे। किसी को भी उस पर दया नहीं आ रही थी, क्योंकि उसने खुद अपने लोगों को मारकर ब्लड पिल बनाया था। तभी समृद्धि ने पूछा, डिवॉरिंग एलिफेंट का क्या हुआ? उसके लिए वह घटना सबसे बड़ा अपमान थी। आरव ने हल्की झिझक के साथ कहा, मैंने उसे मार दिया। समृद्धि और रेड विच दोनों कुछ पल के लिए चुप रह गईं। मार दिया? समृद्धि ने पूछा। हाँ, मैंने क्रोकोडाइल डेजर्ट को भी मार दिया, आरव ने हल्की सांस लेते हुए कहा। समृद्धि पहले ही बेहोश हो चुकी थी, इसलिए उसे कुछ पता नहीं था और स्पिरिट बीस्ट पाउच के अंदर क्रिम्सन विच ने भी कुछ नहीं बताया था। दोनों महिलाएं उस समय सिर्फ आरव की चिंता में थीं। बाकी बुल डेमन किंग, क्रिम्सन स्पिरिट ड्रैगन और यम की वजह से भाग गए, लेकिन चिंता मत करो, वे बचेंगे नहीं। आरव की आंखों में ठंडी चमक उभरी। समृद्धि और रेड विच ने सिर हिलाया। तभी समृद्धि को एहसास हुआ कि आरव का हाथ अभी भी उसके चेहरे पर था। अरे हाथ हटाओ। उसने झटके से उसका हाथ हटा दिया और उसका चेहरा लाल हो गया। स्कारलेट विच मुस्कुराई, बिल्कुल भी जलन नहीं दिखी। आरव बस अजीब सी हंसी हंसता रह गया। समृद्धि जाने लगी, लेकिन आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। मत जाओ, तुम्हारी चोट अभी ठीक नहीं हुई है, उसने गंभीरता से कहा। वह हिचकिचाई, लेकिन अंत में रुक गई। आरव हैरान था। पहले जो दोनों एक दूसरे की दुश्मन थीं, अब इतनी आसानी से मान गईं, लेकिन उसे यह अच्छा ही लगा। मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है, आरव मुस्कुराया। उसने दोनों हाथों में नीली आग की छोटी छोटी लौ निकाली। क्रिम्सन स्काई डेमन फ्लेम का बीज। दोनों चौंक गईं। आरव ने दोनों को एक एक हिस्सा दे दिया। ये बेहद अनमोल खजाना था, लेकिन उसने बिना झिझक दे दिया। दोनों ने बिना मना किए स्वीकार कर लिया। दूसरी तरफ राजेश की हालत बहुत खराब थी। जयंत और बाकी लोग उसे बुरी तरह पीट रहे थे। मुझे दादा कहो। दादा? हा, मजाक कर रहा हूँ। चटाक चटाक। चिराग और बाकी लोग उसे और भी ज्यादा पीटने लगे। जय भी लाइन में खड़ा था उसे मारने के लिए। उसने भी आकर उसे कोड़े मारे। राजेश चीखता रहा, वह पूरी तरह टूट चुका था। कुछ देर बाद जय वापस आरव के पास आया। आगे क्या योजना है? आरव ने कहा, पहले आराम, फिर अंतिम मौके के लिए जाना है स्काई स्पोर्टिंग लीफ। जय ने साथ चलने का प्रस्ताव रखा और दोनों सहमत हो गए। इसके बाद सब लोग अपनी अपनी रिकवरी में लग गए। समृद्धि और रेड विच ने अपने घाव भरने के साथ क्रिम्सन स्काई डेमन फ्लेम को रिफाइन करना शुरू किया। जय भी ध्यान में बैठ गया।
आरव भी एकांत में चला गया। उसने सोचा, इमॉर्टल जेड की शक्ति वाकई अद्भुत है, लेकिन उसे खुद रिफाइन नहीं कर सकता। लोली और एनलाइटनमेंट सीड के जरिए ही यह संभव है। उसने फिर से क्रिम्सन स्काई डेमन फ्लेम को रिफाइन करना शुरू किया। एक दिन बाद वह पूरी तरह सफल हो गया। नीली बर्फीली आग, ये नाम ज्यादा सही है। आरव मुस्कुराया। उसे नैना की नीली आग याद आई, शायद दोनों में कोई संबंध था। अब आरव पूरी तरह क्रिम्सन स्काई डेमन फ्लेम को नियंत्रित कर सकता था। उसका शरीर नीली अग्नि से घिर गया। उसकी शक्ति और भी बढ़ गई। उसने सोचा, अब अगला स्तर पर्ल रेल्म, क्या यही ब्रेक थ्रू करूं? लेकिन हेवनली ट्रिब्यूलेशन का खतरा था। उसने फैसला किया कि पहले सी ओपनिंग रेल्म के 9वें स्तर की पूर्णता तक पहुंचेगा। उसने कई एंशंट आर्टिफैक्ट्स निकाले और उन्हें रिफाइन करना शुरू किया। 3 दिन बाद, बूम, एक भयानक कंपन हुआ। आरव ने ब्रेक थ्रू कर लिया। अब वह सी ओपनिंग रेल्म के 9वें स्तर के शिखर पर था। उसकी शक्ति कई गुना बढ़ गई थी। अब अगर राजेश से लड़ूं, फीनिक्स टेक्निक के बिना भी जीत सकता हूं, आरव मुस्कुराया। फिर उसने स्टार चार्ट खोला और सितारों को तोड़ना शुरू किया। लोली और एनलाइटनमेंट सीड लगातार इमॉर्टल जेड को अब्जॉर्ब कर रहे थे। आरव ने एक एक करके सितारों को खींचा और उन्हें तोड़ दिया। उसकी शक्ति अब लगातार बढ़ती जा रही थी। धड़ाम, बूम, धम, लगातार गूंजते धमाकों के बीच आरव अब बेहद शक्तिशाली हो चुका था। उसकी असली ताकत को मापना मुश्किल था। कम से कम अपनी पूरी शक्ति के साथ वह आसानी से 7वें स्तर के ट्रिब्यूलेशन रेल्म के सामान्य विशेषज्ञ को भी मार सकता था, जबकि उसकी वास्तविक कल्टिवेशन अभी भी सी ओपनिंग रेल्म के शिखर पर थी। वह अभी मास्टरी रेल्म तक भी नहीं पहुंचा था। एक एक करके सितारे टूटते गए और खजाने लगातार गिरते रहे। आरव की शक्ति अब स्टार चार्ट की सीमाओं से भी आगे निकल चुकी थी। वह लगातार सितारों को तोड़ता जा रहा था। इसी दौरान उसे पूरी डेमन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक भी मिल गई। यह एक लो ग्रेड किंग रैंक टेक्निक थी जो हेवनली रैंक से भी ऊपर थी, और उसने आरव के शरीर को अत्यंत शक्तिशाली बना दिया। इसके बाद उसे एक और टेक्निक मिली, हेवनली ड्रैगन फॉरबिडन टेक्निक हाई ग्रेड किंग रैंक। इसे देखकर आरव बेहद खुश हुआ। यह एक बेहद प्रभुत्वशाली टेक्निक थी जिसे एक प्राचीन मानव विशेषज्ञ ने अनगिनत ड्रैगन्स को मारकर विकसित किया था। ये पर्ल रेल्म के लिए एक विशेष टेक्निक थी। इसे सीखने के लिए हर स्तर पर भारी मात्रा में ड्रैगन ब्लड एसेंस की जरूरत होती थी। आरव ने समझा कि सी ओपनिंग रेल्म से पर्ल रेल्म में प्रवेश करते समय प्राइमोर्डियल स्पिरिट सी को बदलकर एक कॉल्ड्रन बनाया जाता है, लेकिन इस टेक्निक से वह ड्रैगन कॉल्ड्रन बना सकता था जिससे उसकी शक्ति समान स्तर के लोगों से कहीं ज्यादा होगी। बहुत सारा ड्रैगन एसेंस ब्लड चाहिए, आरव ने सोचा। ये टेक्निक किसी और के हाथ में बेकार हो सकती थी, लेकिन उसके पास स्टार चार्ट था। उसे साथ में ड्रैगन ब्लड एसेंस भी मिल गया था। वह लगातार सितारे तोड़ता रहा। 30 से ज्यादा सितारे टूट गए। उसे ढेर सारे खजाने ड्रैगन ब्लड और टेक्निक के आगे के हिस्से मिले। हालांकि बाद में सितारों से मिलने वाली चीजें थोड़ी बदल गईं। अब पूरी टेक्निक की श्रृंखला नहीं मिल रही थी, लेकिन आरव फिर भी खुश था। उधर लोली और एनलाइटनमेंट सीड भी लगातार इमॉर्टल जेड को रिफाइन कर रहे थे। इसी समय सीक्रेट रेल्म के अंदर लिटिल लोधी एक जंगल में छिपा हुआ था। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। आरव की ताकत ने उसे पूरी तरह डरा दिया था। उसने सोचा, अब लड़ना बेकार है, बस किसी तरह जीवित बचना है। वह सीक्रेट रेल्म खत्म होने तक छिपे रहने का फैसला कर चुका था। दूसरी तरफ यैम एक उजड़े हुए मानव कबीले में गुस्से से सब कुछ नष्ट कर रहा था। सभी इंसानों को मरना चाहिए। वह क्रोध से भरा हुआ था। आरव के सामने वह बिल्कुल बेबस था। उसने अपनी आत्मा को एसेंस ब्लड के जरिए बचाकर नया शरीर बनाया और अब खून बहाकर अपनी शक्ति वापस पा रहा था। लेकिन अंत में उसने भी तय कर लिया, अब उससे दुश्मनी नहीं करनी, बस सीक्रेट रेल्म खत्म होने का इंतजार करना है। इस TS-Man गंगा का एपिसोड्स का डेली एपिसोड अब आएंगे। डेली का डेली फ्री में एपिसोड इसी चैनल पर आएंगे, ऐसे ही आएंगे। और लाइव स्ट्रीम का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आपको इसके आगे के एपिसोड्स मिल जाएंगे। दूसरे चैनल पे लाइव स्ट्रीम हुआ करेगा डेली का, वहाँ पर आप लोग सुन सकते हो।